देखो ये है कल उत्तराखंड पुलिस का पेपर। आप में से था किसी का? चलो ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों का था। चलो ठीक है, कैसे हुआ? बढ़िया है। चलो बढ़िया हुआ है ना। देखो, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आ रखा था। अच्छा लगा आपको बहुत टफ आ रखा था? सच में लगा? इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं, है ना। अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत टफ आ रखा था तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें हो रखी हैं वो चीज़ें ठीक से पढ़ी नहीं गई। नहीं तो आप मैक्सिमम चीज़ें देखोगे कि आपके नोट से ही आ रखी, अलग नहीं। और कई बार क्या होता है कि आपके नोट्स में जो लिखा है हमें ऐसा चाहिए होता है कि बिल्कुल वैसे ही आए। तो भाई ऐसा तो कभी नहीं आएगा, है ना। अब तो जो वैसे भी पेपर बनाने का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है ना। अब वो वाला जमाना थोड़ी रहा कि जब ऐसा आ जाता था कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है ना। और उत्तराखंड कब बना था, या ऐसे ऐसे सीधे सीधे नहीं आते। अब ज़्यादातर प्रश्न कैसे आते हैं, मिलान वाले आ जाएंगे, या आपके कैसे कथन बेस्ड आ जाएंगे, है ना, निष्कर्ष वाले आ जाएंगे। ठीक। इसके अलावा कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं कि जो आपको ट्रेडिशनल टाइप के नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा जैसे करंट को जोड़ करके और थोड़ा सा आपका कैसा बना दिया, स्टैटिक टाइप का बना दिया, है ना, ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से चेक कर पाए। ठीक है। पेपर मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी था, और ये भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ था, बल्कि कैसा था, मॉडरेट पेपर था। बहुत बढ़िया पेपर था। हाँ, उन बच्चों के लिए बहुत टफ था जिनको अभी 3-4 महीने हुए, है ना। अब जिनको 3-4 महीने ही हो रहे हैं, जो क्रैश कोर्स टाइप वाले, है ना, कि 2 महीने का किया और सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। कम से कम 6 महीने की तैयारी तो होनी चाहिए। ठीक। चल, तो एक बार देखते हैं कि जो प्रश्न आपको टफ लग रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि हमने किया ही नहीं, तो खुद मैं बताऊंगा अभी, है ना, किया था या नहीं किया था। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अच्छा, आपने चेक किया एक बार बताओ, बाकी लोगों ने किया चेक, जिनका नहीं चेक किया है ना, देखा है ना पेपर। तो देखो सबसे पहले प्रश्न ये उत्तराखंड सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। अब क्या आपको ये वाला ग्रंथ नहीं बता रखा है? बता रखा है ना। ठीक है, कि सभासार किसने लिखा है? स्वयं सुदर्शन शाह ने लिखा है ना। और किस भाषा का है? ब्रज भाषा का है। ठीक है। देखो पहला प्रश्न तो कितना आसान था। दूसरा है, मुख्य रूप से मसक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है। तो बताओ किस नृत्य शैली में किया जाता है। ये कौन सा वाला था, ये वाला ना। ठीक है। किस नृत्य शैली में किया जाता है? किस में किया जाता है? छूलिया में किया जाता है। अगर सपोज दैट नहीं भी पता था, एक बार के लिए मान लो, तो देखो लौंग तो आपने कुछ सुना नहीं ऐसा कभी, है ना। कोई नृत्य सुना आपने ऐसे, ना के बराबर सुना है कभी। तो वैसे भी आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। छूड़ा, छूड़ा सुना है, या झोड़ा। ठीक है। तो इसमें भी आप चैती, चैती तो अलग ही चीज होगी, है ना। चैती पसारा आपने सुना होगा। तो एक ही है कि जहाँ पे मसक बीन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आपका कौन है, छोलिया नृत्य है। और छोलिया तो बहुत कॉमन भी है कि नहीं। उत्तराखंड का क्या है, एक क्या है, नृत्य है ना एक। किस क्षेत्र का नृत्य है? कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है। चलो, उसके अलावा देखो अगला प्रश्न, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है। तो अगर देखो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम पुलिस के बारे में जानकारी तो पता होनी चाहिए थी ना, है ना, कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था। तो कब हुआ था? 2007 में हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है? तो क्या आपको नहीं लगता ये पहले सुना सुना प्रश्न है? लगता है ना। कहाँ सुना था बताओ जरा। कनिष्ठ साई के पेपर में आया था सेम प्रश्न। वहां पे मिलान करने के लिए आ रखा था। वहां पे तान्या कोटनाला भी थी, है ना। ऐसी मीनाक्षी वो करके भी थी, है ना। और ऐसी आपकी शशि बहुगुणा भी थी। और जब हमने वो कनिष्ठ साई वाला पेपर डिस्कस किया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि शार्क टैंक में भी आई थी ना। शार्क टैंक एक शो होता है। ठीक है। तो देखो, तो नमक वाली ब्रांड तो कितना आसान है, शशि बहुगुणा, ये तो किया हुआ प्रश्न है बिल्कुल। मीनाक्षी खाती पता है, और देखो तान्या कोटनाला भी आई रखा है। ठीक। उसके अलावा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। पहले बताओ, ये प्रश्न किया है? अच्छा नहीं है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये प्रश्न किया है क्या, आपके नोट्स में है ना, नहीं बोल सकते ना। हाँ ठीक है। चलो देखो, कुछ सही, कितनी बार बोल चुका हूँ, इसमें तो मैंने कई कहानी बताई थी आपको, है ना, जिसमें तब आप हंस भी रहे थे, याद है? नहीं, अब तो कहाँ याद है ना, हंसे तो कितनी बार हंसे थे। ठीक। हाँ, पुंगाड़ी कर, पुंगाड़ी कर, ये भी हो ही रखा है। कम से कम कितने टैक्स लिखा है हमने? 10-15 प्रकार के टैक्स लिखाए थे, है ना। 20 प्रकार के, देखो 20 प्रकार के लिखा रखे।
तो देखो पुंगाड़ी, भूमिकर, सलामी, नजराना कर, ठीक है, ये भी ठीक है, सलामी कर, ठीक। और तिमारी, तिमारी किसको था? सैनिकों को देकर हुआ करता था, तो देखो डी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो अभी देखो कितने प्रश्न किए हमने? पांच। पांच में से कम तीन ऐसे मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने किए किए हैं ना। चलो अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। क्या सेम बातें लिखी है ना? और सीट का नाम भी लिखा है, लिखा है? नहीं लिखा है तो कम से कम मैंने बोला था घर जाके एक बार देख लेना 5 सीटें कौन कौन सी। और सीट तो छोड़ो, हमने ये भी देखा था कि किस लोकसभा सीट में कौन सा सांसद है, पढ़ा था ऐसा, पढ़ा था ना? हाँ। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तीनों के नाम लिखा चुके हैं ना, तीन तीन है राज्यसभा की सीटें। उसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 70, ठीक है। और उत्तराखंड विधानसभा में 13 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उससे पहले वाला जब परिसीमन हुआ था उसमें कितने थे? उसमें कितने थे पहले वाले परिसीमन में? जब 2001 में परिसीमन हुआ था तो उसमें 12 अनुसूचित जाति के लिए था और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए था। 2008 में फिर से परिसीमन हुआ, और जब परिसीमन हुआ तो अब यहाँ पे क्या किया गया? एससी के लिए 1 सीट और आरक्षित की गई और 1 एसटी सीट को क्या कर दिया? कम कर दिया था, है ना। तो यानी कि 13 आपकी किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक। तो कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? कौन सा लग रहा है? देखो दूसरा वाला क्या करना था, इसमें सही कथन ढूंढना था। तो देखो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 1 3 4 बताओ, नोट से बाहर है? नहीं है, ठीक है। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? है कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? मुंशियारी में। अगर सपोज दैट आपने कभी किया भी नहीं, मैंने कहा ना फिर ज्ञान, अगर आपने ठीक से चीजों को पढ़ा है। और एक एक हमने क्या था, पंडित नैन सिंह रावत जौहर का इतिहास, याद है कुछ? अब किसको याद होगा? ये किताब मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, बता चुका हूं ना। तो अगर मान लो सपोज दैट आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये तो पता है ना आपको, नैन सिंह रावत जौहर का इतिहास। और जौहर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो अगर नैन सिंह से संबंधित कोई अगर संस्थान बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में ही होगा, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि हमने ये कभी पढ़ा ही नहीं, हमने याद ही नहीं किया कभी, भाई पता तो है ना। ये रचना है, किसकी रचना है? अब तो किसको याद होगा रचना किसकी, है ना। पर ये पढ़ा था ना, नैन सिंह रावत जौहर का इतिहास, पढ़ी है किताब? ना बोल रहे, पढ़ी है? कितनी बार तो मैंने पूछा आपसे खुद जब हम साहित्यकार वाला कर रहे थे। तो कम से कम उस आधार पे इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। और दूसरी बात, जो नैन सिंह थे वो कहां से थे? पिथौरागढ़ से थे। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, ठीक है। चलो इसके अलावा देखो, श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन से संबंधित थे? ये भी बिल्कुल आपका पेपर क्या बोलते हैं क्लास में हो रखा है, जो पिछले वाले स्टूडेंट है ना, ठीक है, जिनका पहले ज्योग्राफी हो रखा है। अब मान लो नहीं हो रखा, अब जो लोग प्रैक्टिस सेट में है ना, अभी दो तीन दिन पहले आया था ना कोई आंदोलन, और उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो कल्याण सिंह रावत थे किससे थे? मैती आंदोलन से संबंधित। मैती बताया था उसमें, रक्षा सूत्र आंदोलन बताया था, ठीक है। चिपको तो कितनी बार हो चुका है, ठीक। तो देखो ये भी किससे था आपका? पढ़ा हुआ है अलग। अब लग रहा है टफ? अब तो नहीं लग रहा टफ ना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पेपर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? अब ये बताओ क्या ये आपके नोट्स में नहीं है? है ना, है कि नहीं? देखो तो नॉर्मल सी बात है, ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में, ठीक। उसके अलावा अगला प्रश्न, एटकिंसन के अनुसार, थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न था ना, एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग और हूण और यवन आए थे। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। तो हो सकता है मैं इसको थोड़ा टफ मान सकता हूँ, ठीक है? दूसरे वाले में थोड़ा डाउट है ना, लेकिन आपको एक कथन आपको उसमें मिल जाता है, किसी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है ना उत्तराखंड वाली, ठीक है, उसमें आपको ये लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो वैसे ऐसे बिल्कुल किसी किताब में मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्या रहता है, डाउट रहता है, और जानबूझ के डालता भी है ना,
उसको पता है सारे कर लेंगे, नहीं तो कुछ ऐसे प्रश्न डालने हैं कि जहां कंफ्यूजन हो और कर ना पाए। ठीक है, चलो उसके बाद अगला प्रश्न देखो, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया? अब देखो ये बहुत ही है ना डेप्थ वाला प्रश्न था, है ना, तो इतना तो किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि इतना अंदर जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बाकी विद्यासागर नौटियाल की तो हम रचनाएं कितनी बार कर चुके हैं ना। ठीक है, अब ये किसी किताब के अंदर जाकर वो पूछ रहा है, तो देखो इतना करना भी नहीं, नहीं तो फिर आपको हर नाटक हर कहानी पढ़नी पड़ेगी ना, और इतना पॉसिबल है भी नहीं। तो ये क्वेश्चन में मान सकता है, चलो कोई नहीं, नहीं हुआ इट्स ओके, डिफिकल्ट प्रश्न है ना। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, सूरज सबका है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन, ठीक, सूरज सबका है। ठीक, तो विद्यासागर नौटियाल की साहित्यिक कृतियों में से इसकी कई सारी और कृतियां भी है विद्यासागर नौटियाल। गुंठ शब्द, अब ये बताओ क्या गुंठ शब्द नहीं हो रखे? जब हम चंद वंश पढ़ रहे थे तो कितनी बार हम गुंठ शब्द कर चुके थे, किए थे ना। गुंठ शब्द तो क्या है, जो भूमि राजस्व से संबंधित क्या होता था आपका, गुंठ हुआ करता था। गुंठ भूमि वो भूमि हुआ करती थी जो उस टाइम पे मंदिरों को चढ़ाई जाती थी या मंदिरों के पुजारियों के लिए चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो देखो नृत्य तो कुछ आ नहीं रहा है, पहनावा भोजन तो अलग ही चीज होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, भूमि राजस्व से हो गया। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी। अब क्या ये पिरुल वाला नहीं हुआ था, अब ना मत बोलना, पिरुल का वो क्या बोलते हैं, जो हमने नीति देखी थी 3 अगस्त 2018, पिरुल लाओ, ठीक है, और पैसा कमाओ वाली जो नीति थी, तो देखो ये भी हो रखा है। जंगल से पिरुल एकत्रित करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी, है ना। इसके तो मैंने कितने फायदे बताए थे आपको, कि एक तो क्या हो जाता है, पशुओं के लिए क्या हो जाता है, बिछाने के लिए हो जाता है ना, सर्दियों में। दूसरा और क्या है, कि अगर मान लो पिरुल लाओगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि मेन जंगलों में आग लगने का कारण क्या है, पिरुल होता है, तो इसलिए सरकार लोगों को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। और देखो कहां से स्टार्ट हुई ये योजना, कहां से स्टार्ट हुई थी ये योजना, चमोली से नहीं, रुद्रप्रयाग से हुई थी। कहां से, रुद्रप्रयाग से। तो देखो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भोज पर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसी को तो बर्च बोलते हैं, बर्च। ठीक है, हाँ, नहीं बोलते बर्च, हाँ बोलते हैं ना। ठीक है, तो जब हम कौन सा वाला वन पढ़ रहे थे, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उसी में एक वर्च लिखा था। ठीक है, तो ये बर्च वही है, कौन सा, भोजपत्र है। ठीक, तो देखो 9,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई बिल्कुल सही है, और संस्कृत ग्रंथों में इसको भुर्ज पत्र कहा जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से थोड़ा बोल सकता हूं मैं कि ये प्रश्न हल्का, हल्का मतलब ठीक ठाक प्रश्न, अच्छा प्रश्न था, अच्छे लेवल का प्रश्न था ये। ठीक है, चलो वैसे ही भी हो ही रखा है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है? अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है लिटिल बिट, लेकिन यहाँ पे देखो एक पुलिस महानिदेशक भी हो सकता है और मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ठीक है, क्लियरली मिल नहीं रहा, देखो ठीक है, सीएम भी हो सकता है, और आपका क्योंकि जनरली जो है पुलिस जो विभाग होता है वो किसके पास होता है, जनरली वो सीएम के पास ही होता है। तो इसने बोर्ड बोला है, बोर्ड, ऐसा नहीं बोला कि पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा कौन होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी, अब आयोग देखते हैं क्या मानता है। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मली पुलिस महानिर्देशक आ रहा है, अब देखते हैं। ठीक, अच्छा प्रश्न था वो। हरिदत्त कापड़ी बताओ कौन थे, बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, पदम बहादुर मल, अब देखो ये अच्छा प्रश्न था, है ना, टफ बोलेंगे, टफ श्रेणी में। ठीक, पदम बहादुर मल बॉक्सिंग हो जाएगा। उसके अलावा सुरेंद्र सिंह कनवासी रोइंग, और सुमन कुटियाल आपका क्या हो जाएगा, पर्वतारोहण हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न। ऐसे प्रश्न अगर नहीं भी हो रहे ना सॉल्व, कोई बात नहीं, 40 में से 40 थोड़ी करने ठीक, है ना, और पेपर कभी डिमांड भी नहीं कर रहा इतना ठीक कर दें, आपको 40 में से कम 32-33 नंबर लाने। ठीक है, 5 प्रश्न वो भी चाहता है, 6 प्रश्न, है ना, यूपीएसएससी वाले भी चाहते हैं आप छोड़े, नहीं तो हम क्या देंगे अगली बार। ठीक है, हाँ, तो देखो ऐसे प्रश्न है थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और देखो किंगरी विंगरी कौन सा, सुमिलित नहीं है, किंगरी विंगरी चमोली तिब्बत, डारमा, डारमा या दारमा ना, तो दारमा पिथौरागढ़ तिब्बत, मूलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत, बारह होती, देखो क्लियर दिख रहा है बारह होती गलत है ना, तो बारह होती क्या हो जाएगा, बागेश्वर और उत्तरकाशी। ठीक है, सारे दर्रे हम कर चुके हैं क्लास में। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है।
किसने किया है? श्री गुणानंद डंगवाल के द्वारा क्या किया गया है? गढ़वाली भाषा, गढ़वाली नहीं, क्या बोलते हैं, रामायण का क्या किया गया है? गढ़वाली में अनुवाद किया गया है। चलो ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न था, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा साहित्य वाले ठीक से पढ़े हैं तो आप कर लोगे। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना, अभी 4 दिन पहले ही ये आपका क्या हुआ है, ये वाला टॉपिक हुआ था उत्तरकाशी में। इसके अलावा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो देखो इतना तो पता है भाई, मान लो अगर नहीं आता कोई बात नहीं ना, नहीं आता तो नहीं आता, है ना, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन इतना तो आना चाहिए ना, कितना, कि आप चीजों को नेग्लेक्ट कर पाए, हाँ ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे से भी तो प्रश्न सॉल्व होते हैं। छोलिया, छोलिया में कहाँ प्रश्नोत्तरी होती है? होती है छोलिया में? नहीं होती भाई, ठीक है। जागर में प्रश्नोत्तरी, वहां क्या भगवान जी से प्रश्न पूछ रहे, वहां जागर रहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, हे नरसिंह तू क्यों आया था दुनिया में, है ना, है ना, ऐसा तो नहीं पूछा जाता है। तब वहां नरसिंह भगवान जी बोला मैं इसलिए आया था, है ना। जागर क्या होता है? देखो जागर क्या होता है, खुद वो क्या करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। जागर में क्या होते हैं, भगवान जी की स्टोरी सुनाए जाते हैं, नरसिंह भगवान की, भैरव भगवान की, है ना, ठीक है। तो इसमें तो स्टोरी सुनाई जाती है, और जब स्टोरी सुनाई जाती है तो फिर तब पशुआ पे क्या आते हैं, देवता आते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी थोड़ी हो रही है ना, क्विज थोड़ी खेल रहे, वहां यूपीएसएससी का पेपर थोड़ा ना चल रहा, आपका कॉलेज का पेपर थोड़ा ना चल रहा, वाइवा हो रहा है जो है, ठीक है। देखो जागर, बसंती, बसंती में भी ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो देखो बस एक ही बसता है, नहीं आता, हमें भी नहीं पता था ना, देखो मतलब नहीं पता था आपको, छोपती में भी ऐसा होता है, पर जब इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है कि ये तो नहीं हो सकते, तो एक ही तो बसता है, छोपती, ठीक है, एक ही बसता है ना। हाँ, तो ऐसे प्रश्न आपको क्या करने, हटाने हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो ये ऐसा प्रश्न था जहां पे आप ऑप्शनों को हटा करके प्रश्न पे जा सकते थे, उत्तर पे, ठीक है। चलो, जहांगीर के शासन के दौरान जेसुइट पुरोहित मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा करी? अब जिसने बोला नहीं लिखा है तो इसको तो मन कर रहा आज ही बहा दो, है ना। जेसुइट पादरी, एक वो आया था, फिर उसके बाद एक दूसरा और आदमी आया, हाँ ठीक है। तो उसने कहाँ की यात्रा करी थी? श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल में। और आपको मैंने ये भी कहा था कि जब ये लोग वापस गए थे तो इन्होंने गढ़वाल के राजाओं की खूब सारी तारीफ करी थी, याद है कुछ, है, याद है कुछ, कि इन्होंने बोला था कि वहां के राजा तो बस सोने की थाली में खाना खाते हैं, याद है? हाँ, नहीं आया तो मैं दिलाता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रही है ना। हाँ, तो ये श्रीनगर तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ए, ठीक, चलो जी ए आंसर है, बिल्कुल ये नोट से। न्योली वस्तु तो है, अब ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था न्योली, है ना। लेकिन देखो आप यहाँ पे इसको भी दिमागी रूप से कर सकते हैं, अगर आपका स्वस्थ माइंड है तो है ना, ठीक है। अगर वो ठीक ठाक चलता है और उसमें थोड़ा वायरस वायरस नहीं गए हैं तो आप ठीक से कर सकते हैं इस प्रश्न को। देखो न्योली एक कुमाऊनी फसल, पहली बात देखो, अभी तक हमने जो न्योली सुना है ना, वो ऐसा सुना है कि ये वन्य गीत होते हैं, इतना तो सुना है ना। एक बात बताओ मुझे, सच सच बताना, ये तो हमने पढ़ा है कि न्योली, आपके नोट्स में भी है कि न्योली क्या होते हैं, वन्य गीत होते हैं, जब हम कल्चर वाला टॉपिक कर रहे थे, है ना। अगर मान लो आपके दिमाग में इतनी भी इंफॉर्मेशन है, बाकी नहीं पता है इनके अनुसार है क्या, तो देखो ध्यान से, एक कुमाऊनी फसल है, तो अभी हमें नहीं पता है क्या है, बस दिमाग में क्या है, अब यहाँ पे ना तुक्का मारने वाली बात है ना, कि चलो हमें प्रश्न सॉल्व करने चाहे कुछ हो जाए। तो न्योली वस्तु तो है एक कुमाऊनी फसल है, अभी नहीं पता कि यार, कुछ पता नहीं चल रहा है ना, होगा नहीं होगा। एक मादा पशु है, अभी भी पता नहीं चल रहा ना। एक मादा पक्षी है, और एक कुमाऊनी लोक कला है। तो हमारे दिमाग में ये तो आ रखा था कि न्योली क्या होते हैं, वन गीत, वनों में किसकी सुंदर आवाज होगी, पशु की तो होगी नहीं, बाघ क्या आवाज है ना, है ना, कैसे करता बाघ, बाघ की होगी सुंदर आवाज, सुंदर आवाज किसकी होगी, पक्षी की होगी, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं ना, पक्षी, मान सकते हैं। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको तुक्का लगाना ही है और प्रश्न को सॉल्व, जब आपको लग रहा है कि यार मेरे 20 से ऊपर आ ही नहीं रहे नंबर, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा दिमाग देखो, तो ये क्या है, एक मादा पक्षी है, एक मादा पक्षी, ठीक है, मादा, और सुरीली आवाज पुरुष पक्षी का तो होगा नहीं, है ना, मादा की होगी, है ना, ठीक है। जो फीमेल आपकी क्या है वर्ड है, उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसी की अच्छी आवाज होगी। तो न्योली वस्तु तो है, तो क्या है, एक मादा पक्षी है, तो लगाया जा सकता था यहाँ पे दिमाग, इतना कहाँ है उस टाइम ना, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि ताकि आप नेक्स्ट जो पेपर हो, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद क्या आने वाला पेपर, कौन सा पेपर आने वाला है, वीडियो वीडियो वाला, ठीक है, 1 महीने के बाद, ठीक है। तो देखो उस पेपर में भी, वो पेपर भी आपका लगभग लगभग बिल्कुल ऐसे ही रहेगा,
तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने पढ़े नहीं, ना आपके नोट्स में है, लेकिन आपके ज्ञान के आधार पे उस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब लग रहा है ना दिमाग में ये प्रश्न सॉल्व हो सकता है, अगर नहीं भी पता था तो सॉल्व हो सकता था। लग रहा है? कैसे लग रहा है? पक्षी से ना, इतना हमें पता है कि ये वन गीत है ना। और वन में गीत गाया जा रहा है, तो वन में सुरीली आवाज किसी होगी? पक्षी की होगी ना, किसी जानवर की तो होगी नहीं, है ना। तो देखो, फसल नहीं, मादा नहीं, और ये पशु नहीं, और ये आपका कुमाऊनी लोक कलानी, तो एक मादा पक्षी हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऐसा दिमाग लगाता है ना, सच बताऊं, उसी के एक दो नंबर ज्यादा आते हैं और वही सिलेक्शन लेके जाता है ना। नहीं तो सिलेक्शन के आसपास, जैसे 70 जा रही है तो 65 66 तो सब लेके आ रहे नंबर। मेन वही तो 70 के पार आपको क्रॉस करना है, तो जो क्रॉस करते हैं वो थोड़ा ऐसे ही करते हैं। ऐसे मतलब नहीं बोलते जिसको जुगाड़ भिड़ाना, इधर उधर कैसे कैसे करके क्या होता है। माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहलाता है। देखो ये तो आपके, जब हमने पिछले महीने कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा, नदी वाला, तो उसमें सबसे पहली नदी सरस्वती और किसका संगम? अलकनंदा का। कहाँ पे था? केशव प्रयाग में था। ठीक है, चलो जी। नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्केप के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रम की श्रृंखला है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से शुरू हुआ है। अब देखो, ये तो हमने क्लास में नहीं किया, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस सेट में हैं, है सीमा, आया था कहीं? आया था ना? हाँ ठीक है। अब वहां पे ये भी आया था कि नक्षत्र भवन कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो वो बन रहा है पिथौरागढ़ में। ठीक है, हाँ, तो ये जब वो वाला प्रश्न आया था, वहां पे प्रश्न वही था कि नक्षत्र भवन कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो उसी में ये पूरी बातें बताई थी कि उत्तराखंड में पर्यटन, कौन सा? खगोल वाला पर्यटन, लोग वहां से देख पाए, तारों को ऑब्जर्व कर पाए, है ना। तो ऐसी वहां पे क्या की जा रही, व्यवस्था की जा रही, क्योंकि उत्तराखंड में इसलिए ज्यादा अच्छे है क्योंकि उत्तराखंड में मौसम साफ रहता है बिल्कुल, है ना, क्लियरिटी होती है, तो चीजें और आसानी से दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल हो रखा है। ठीक, तो यानी कि दोनों कथन सही है, कथन एक और कथन दो सही है। इसी में एक और चीज ऐड होगी कि नक्षत्र भवन कहां पे बन रहा है, वो पिथौरागढ़ में बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये भी कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ रखा है। राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? क्या नाम था राजा मानसा के समय? देखो, मानसा जब था तो ऑब्वियसली बात है, राजधानी कहाँ हुआ करती थी? श्रीनगर हुआ करती थी। तो सीधा सीधा तो आंसर मिल ही गया ना। ठीक है, खैरागढ़ किसी, राजगढ़ किसी और के टाइम पे हुआ करती, क्या था उसका नाम? प्रताप शाह, कुछ ऐसे ही था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, है ना। देखो, इसमें से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एकेश्वर मेला कहाँ है? पौड़ी में। ठीक है, बिखौत मेला अगस्त्य मुनि में भी होता है। चित्रशिला मेला, क्या ये गोपेश्वर में होता है? नहीं होता है। कहाँ पे होता है? ये रानी बाग नैनीताल में होता है। ठीक है, और बिखौती मेला, शालदेव बिखौती मेला कितनी बार बता रहा है। ठीक है, चलो बताओ, अभी लग रहा है, अब लग रहा है आपको कि कोई हटके था? समस्या ये है कि जो आपने पढ़ा है आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ रहे, अगर प्रश्न ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। अब जिसने ये भी गलत किया होगा ना, तो मन तो कर रहा है कि ये कितनी बार बोला होगा मैंने क्लास में, है? अभी तो साहित्य वाले कर ही रहे, है ना। अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। तो देखो, साहित्य वाले से अभी जो हम कर ही रहे पिछले एक महीने से। ठीक, ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूरलंग की गई कुपिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से है? अब देखो, ये प्रश्न था दिमाग वाला, अगर जिसपे दिमाग है ना। मान लो आपने प्रश्न कभी नहीं पढ़ा, आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं ना, क्या हुआ, तो नहीं पढ़ा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं पढ़ा तो कम से कम आप ऑप्शन देख के तो कर सकते हैं ना। ठीक, कर सकते नहीं कर सकते? देखो कैसे, बिल्कुल सही बात है, कैसे? देखो, ऑप्शन है हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उत्तरकाशी। एक चीज बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं बता रखा है कि हरिद्वार का पुराना नाम कुपिला हुआ करता था? बता रखा है, नहीं बता रखा है? तो जब बता रखा है तो हो गया ना, प्रश्न सॉल्व, खत्म है। बता रखा है हरिद्वार का पुराना नाम, अभी प्रैक्टिस पेपर में भी आया था प्रैक्टिस पेपर में आया था ना प्रैक्टिस पेपर में। तो देखो, ये प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होंगे, इसलिए उसने जानबूझ के ये वाला दिया कि चलो नीट भी पढ़ा होगा कभी, वैसे ये क्वेश्चन टफ है ना। पर लेकिन अगर आपको पता है, मैंने कहा ना, ज्ञान
अगर आपको ठीक से चीजें पढ़ी हैं तो जब आपको पता है भाई कुटिला और कुपिला घाटी जो है हरिद्वार का पुराना नाम था, तो ऑब्वियसली बात है आंसर भी तो हरिद्वार ही होगा। अल्मोड़ा को थोड़ी बोलते थे कुपिला, उत्तरकाशी को बोलते थे, बागेश्वर को बोलते थे, बागेश्वर को कत्यूर घाटी बोलते थे, अल्मोड़ा को क्या बोलते थे, और उत्तरकाशी को नाराहाट बोलते थे। तो देखो एक ही तो बसता है यहाँ पे हरिद्वार, ठीक है। और जब आपको पता है कि हरिद्वार को पुराना नाम क्या है, कुपिला, देवताओं का द्वार है ना, कपिला, ठीक है, तो कोई मायापुर हाट, ठीक है। चलो, अल्मोड़ा नगर के फल सीमा नामक गांव का संबंध है, कहां पर है, कहां पे है, नहीं मतलब क्या है, देखो चित्रित शैलाश्रय है। कई लोग इसी में कहने यार चित्रित शिलाश्रय तो नहीं पढ़ा था, केवल शैलाश्रय पढ़ा था, इसने सी भी लगा दिया, सी तो था ही नहीं, शैलाश्रय था, है ना। कई लोग इसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने, चित्रित है, चित्र है, ऑब्वियस सी बात है ना, शैलाश्रय, ठीक। चलिए तो कितना आसान था प्रश्न, ये भी बिल्कुल आपका लिखा एज इट इज लिखा हुआ है। 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या एक चीज करी थी हमने, मुझे पता है आप ना बोलेंगे, करी है, बताओ कब करी है। जब पिछले से पिछला महीना, जब हम लास्ट में क्या कर रहे थे, करंट अफेयर कर रहे थे, परीक्षा वाणी के करंट अफेयर कर रहे थे पीछे, अब तो उनको भी याद नहीं है। जब इन्वेस्टर समिट भी कराया था, उसमें हिमाद्री ब्रांड भी बोला था मैंने, याद है। और उत्तराखंड के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो उससे क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ हिमालयाज कहेंगे। उत्तराखंड में G20 की समिट हुई थी, है ना, कहाँ कहाँ पे हुई थी ये भी बताया था। उसी में एक करंट अफेयर ये भी था कि उत्तराखंड के 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और उन्हीं 18 प्रोडक्ट में एक कौन सा था, चमोली का जो रमाण मुखौटा है, ठीक है। तो कोई अलग नहीं आ रहे, एलियन प्रश्न नहीं आ रहे, है ना, सब आपके आसपास के ही प्रश्न है। तो ये प्रश्न बिल्कुल करा रखा है मैंने। चलो, अब क्या बताना, ये वाला नहीं कराया था क्या, मैंने नहीं बोला था ये, अब इस बार पुलिस वाला आने के पूरे पूरे चांस है, बताया था ना। हाँ ठीक है, पर हम कहाँ करेंगे ना, ठीक है। हाँ, हमें तो बस बताया तो वैसे आपने सब कुछ ही है पर क्या करें, हाँ, अब तो मन कर रहा है कि है ना, काश अच्छे से पढ़ लिए होते। तो ये पेपर जो बहुत टफ लग रहा है, कई लोगों को अति टफ लग रहा है, टफ है, अब लग रहा है टफ, अब तो ऐसा लग रहा है सब पढ़े में से है ना, नहीं है, तो यही है। चलो देखो, ये तो कितनी बार बता रखा है, देखो सबसे बड़ा पद महानिदेशक, डीजीपी, ठीक है। उसके बाद मैंने हमेशा कहा है कि एडिशनल, जहां एडिशनल होगा वो तो उसके बाद का पद होगा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अपर, एडिशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं। तो देखो अपर महानिदेशक हो जाएगा, उसके बाद महानिरीक्षक, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक। तो देखते हैं बाकी में क्या है, महानिदेशक, अपर निदेशक, यहाँ भी सेम चल रहा है। देखो यहाँ पुलिस अधीक्षक आ गया, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीजीपी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीजीपी बोलते हैं, ठीक। और इधर देखो इसको क्या बोलते हैं, एडीजीपी, एडीजीपी, पुकार नहीं रहे हैं, एडीजीपी, ठीक है, ऐसा मत समझना, ठीक है। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक को क्या बोलते हैं, एसपी, पुलिस अधीक्षक को क्या बोलते हैं, एसपी। और उसके बाद क्या होता है आपका, ये कौन सा है आपका, इसको क्या बोलते हैं, डीआईजी। तो जब हम पद क्रम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीजीपी की, उसके बाद कौन सी होती, ए डीजीपी, फिर उसके बाद कौन सा होता है, फिर उसके बाद होता है डीआईजी, क्या होता है, डीआईजी। और डीआईजी के बाद क्या होगा आपका, एसएसपी, क्या होता है, एसएसपी। और एसएसपी के बाद क्या होता है, एसपी। और एसपी के बाद क्या होता है, एएसपी। और एएसपी के बाद आपका क्या होता है, डीएसपी। ये तो पद क्रम पढ़ा था हमने, है ना। तो देखो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक पहले आ गया, पुलिस महानिरीक्षक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अपर महानिदेशक निदेशक पहले ही आ गया, तो बिल्कुल गलत हो गया। महानिदेशक, महानिरीक्षक और अपर महानिदेशक गलत हो गया जी। तो पहला वाला तो सही था इसमें, महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक। अब मैंने तो आप तक कांस्टेबल तक की रैंक लिखा रखी है ना। ये तो मेन बड़े अधिकारी हैं जो आईपीएस या पीसीएस अधिकारी होते हैं ना, उससे नीचे वाला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका कौन सा होता है, कांस्टेबल होता है,
ठीक, चलो। अब अगला जो पेपर है वो किसका होने वाला है, हो सकता है किसका आ जाए, किसका है अगला जो पेपर है वो किसका है, वीडियो वीडियो का पेपर है। तो अगली बार वाले में क्या याद करके जाओगे आप, एक डायरेक्टरी का, दूसरा दूसरा क्या याद करके जाओगे, जो सामान्य प्रशासन विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग के पदक्रम करा चुका हूं ना मैं आपको, हाँ करा चुका हूं, तो बताओ जरा कौन कौन सी होती है। सामान्य प्रशासन विभाग जो पटवारी से शुरू होता है, पटवारी, उसके बाद कानून गो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और आपका डिविजनल कमिश्नर, ये वाला जो पदक्रम था। तो अगली बार स्पेशली इसको जो नोट्स में जहां पे मैं करा चुका हूं उसको एक बार दोबारा देख लेना अच्छे से, ठीक है। और इसके अलावा पंचायती राज विभाग, क्योंकि उसमें किसके पंचायती राज के भी हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट है कुछ, तो उसका भी आप पढ़ के चला जाना, ठीक है। चलो अब उसके बाद अगला प्रश्न आ जाओ, 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। सूरज, परसों के पेपर में था ये प्रश्न है, परसों के कौन सा किया था हमने, 2 दिन पहले, उसमें क्या था ये 1994 कौशिक समिति, जब मैं डिटेल में ना बोलेंगे ना तो वीडियो भी पढ़ी आप तो हाँ तो पूरा प्रूफ सही है ना। तो देखो परसों ही इसका क्या किया था, परसों या कल, हाँ सैटरडे को किया था ना, सैटरडे को ये प्रश्न आपका किस में था, आपके प्रैक्टिस पेपर में था, ठीक। चलो तो कौन है भाई, उमा शंकर कौशिक जी। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था। तो देखो ये अच्छा प्रश्न था, और ये किसने बसाया था, सुजान देव। देखो ये थोड़ा टफ प्रश्न है, जनरली कहीं मिलता नहीं है या किसी ने पढ़ा नहीं रहता है, ठीक है। चलो, रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में किस क्षेत्र से हुआ। अब क्या ये प्रश्न नहीं हो रखा है, ये भी हो रखा है ना। तो ये रक्षा सूत्र आंदोलन, ये अभी पिछले हफ्ते के प्रैक्टिस पेपर में ये प्रश्न था, रक्षा सूत्र वाला कहां पे हुआ था ये, है भिलंगना घाटी क्षेत्र में, है ना। कब हुआ था, 1994 ईस्वी में हुआ था ना, ठीक है। चलो जी, तो लोगों ने क्या कर दिया था वहां पे, जंगलों को बचा, पेड़ को काटने के लिए क्या कर दिया, उस पर रक्षा सूत्र बांध दिया था, है ना, कि अब इसकी रक्षा हम करेंगे, देखो भिलंगना घाटी, ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ, एम्स ऋषिकेश में, अब कोई ये ना बोले कि ये प्रश्न नहीं हुआ, एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया है। और मैं आपको बता सकता हूं कि ये प्रश्न कहां पे हुआ, तो जब हम 2 महीने पहले परीक्षा वाणी के करंट अफेयर कर रहे थे, जब मैं आपको डेली घर के लिए दे रहा था, है ना, तो उसमें ये वाला प्रश्न भी था, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि सीधे ऋषिकेश से क्या चलेगी, हेलीकॉप्टर चलेगा, और जैसे मान लो, क्योंकि ये क्या है, दूर दराज पहाड़ पे, जहाँ पे एकदम से मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचाई जा सकती, अगर इमरजेंसी है तो ऐसे केस में क्या है, हवाई एम्बुलेंस की क्या की गई, व्यवस्था की गई, ठीक है। तो देखो ये ऋषिकेश से शुरू हुई है, और देखो ये है पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है, जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है। तो बिल्कुल आपके दोनों कथन सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, अब बताओ क्या ये कई बार पूछा है मैंने क्लास में, जब हम कौन सा कर रहे थे, संगठन वाला टॉपिक, जब मैं आपको घर के लिए डेली याद करने के लिए देता था, है ना, तो उसमें एक ही था, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है, देहरादून में। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च, पिछला पेपर, सैटरडे का पेपर, याद है सैटरडे का पेपर, हाँ, जब उसको एक्सप्लेन, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैंने आपको आईडीपीएल बताया था, अगर आपको याद हो, है ना, आईएमपीएल बताया था, है ना, ड्रग कंपोजिट रिसर्च बताया था, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करके ऐसा भी था, ठीक है। देखो तो ये आपका कहां पर है, ये रानीखेत में है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है ये कहां पे, स्ट्रक्चरल, मैंने एक चीज हमेशा आपको बोली थी, अगर आपने दिमाग लगाया हो, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड अगर कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है, तो आंख बंद करके रुड़की मार देना, बोला था ऐसा, बोला था ना, हाँ। तो स्ट्रक्चरल मतलब क्या, बिल्डिंग से संबंधित हो गया है ना, तो ये रुड़की हो गया। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये तो बहुत नॉर्मल सा है, ये कहां पर है आपका, उत्तरकाशी में। देखो कितना आसान प्रश्न, अब बताओ ऐसा पेपर आपको टफ लग रहा है, तो अब क्या किया जाए बताओ। अगला प्रश्न देखो, गौतई, घिनौड़ और सिटौल है, बताओ क्या है। हाँ घिनौड़ी सुना, घिनौड़ी नहीं सुना है,
सिंटला वही तो है, तो उसने सिंटोला नहीं लिखा है, उसने सिटोल लिख दिया। कहीं सिटोल बोलते कहीं सिंटोला बोलते, घिनौड़ को कहीं घिनौड़िया, घिनौड़िया है ना। ठीक है, ठीक। तो ये क्या है आपके, क्या है आपके पक्षी। तो देखो दो से तो आप कर ही सकते थे ना पक्षी है, चलो गौतई वाला नहीं पता चल रहा आपको, इन दो से तो पता चल रहा है पक्षी है, सिंटोल। ठीक, चलो ये यहाँ नहीं मिलता सिंटोल, और नहीं ये यहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। ठीक, चलो तो विभिन्न प्रकार के क्या है पक्षी है। किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाओ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की। तो किसने करी थी, तो ये लक्ष्मण सिंह कठहैते। तो थोड़ा अच्छा प्रश्न था ये, हाँ थोड़ा हटके था, बढ़िया प्रश्न। ठीक, ये वैसा प्रश्न है कि जो आप थोड़ा मुश्किल से सॉल्व कर पाए। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है। ठीक है, तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अगर पुलिस अधिनियम पढ़ा होता तो ये दोनों प्रश्न आपके ठीक हो जाते, है ना। कौन सा, ये वाला और इससे पहले जो अधिनियम आया था। नुणाई का प्रसिद्ध मेला देखो कितनी बार हो रखा है, नुणाई कहाँ होता है, नुणाई जौनसार क्षेत्र में। कौन करते हैं, जौनसारी करते हैं, जौनसार भावर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, नुणाई त्योहार। पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में बेमेल शब्द है, यानी कि जो न तो पारंपरिक यंत्र है नहीं औजार है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ छाबड़ी, चलो मान लो छाबड़ी नहीं सुना आपने, है ना। ठीक है, थोड़ा हटके लग रहा है, छाबड़ी नहीं सुना, कोई बात नहीं, सुना है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। कंडी तो सुना होगा, और नहीं सुना है तो उसी कंडी में रख देना मैंने आपको, है ना, और सीधे ले जाना आजकल नदी के आसपास, है ना। नहीं सुना है तो कंडी, है ना। तो देखो कंडी तो है ही ना, यंत्र तो है ही, मतलब कुछ जिसके जिससे कुछ कार्य होता है। यंत्र कहने या औजार कहने का मतलब है उसका कि जिससे कुछ कार्य होता है। ठीक है, उसके अलावा स्वाल्टा, स्वाल्टा भी नहीं सुना है, स्वाल्टा सुना है, स्वाल्टा वही है, कंडी ही होती है, बस कंडी और स्वाल्टा में ये अंतर है कि कंडी होती है पैक। ठीक है, पैक होती है बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि कोई ना देखे इसके अंदर क्या है तो फिर आपको कंडी यूज करनी पड़ेगी, है ना। आप कौन सी प्रकार की घास लेके आ रखी है ना। अगर मान लो आप किसी का पेड़ काट लिया आपने, जैसे चोरी काटते नहीं गाँव में, है ना, किसी दूसरे का पेड़ काट लिया, तो अगर चाहते आप कोई और ना देखे तो बिल्कुल आपको कंडी में लाना पड़ेगा। अगर आपको कोई डर नहीं है और आप अपनी ही घास काट के लाए तो स्वाल्टा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्वाल्टा ऐसा होता है, ऐसा। अरे कहाँ गए थे, देखो ये है आपका स्वाल्टा ऐसा। ठीक है, और इस पे ना ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। तो जो ये आपको ये दिख रहे हैं ना, ये खाली होता है, आर पार दिखता है यहाँ से। ठीक है, और लेकिन कंडी कैसी होती है, ऐसी और ऐसी, और ये बिल्कुल बिल्कुल टाइट होगा, ये मतलब दिखेगा नहीं इसके अंदर क्या है। ठीक है, ऐसा होता है। और कई लोग सोच रहे ऐसा क्यों नहीं बनाया, बोले इसमें लोग बन गया है, मजा नहीं आ रहा था ना। हाँ, अब बनिए। तो ये आपका कंडी और ये आपका स्वाल्टा हो। ठीक है, चलो तो देखो उसके अलावा देखो दो तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया ना। अब पुंगड़ी, पुंगड़ी नहीं सुना आपने, हैं भांजा पड़ेगी और पुंगड़ी नहीं सुना आपने, ऐसा है? सुना ऐसे है, क्या कह रहे हो, बोलते हैं ना जब गाली देने में, है ना, जैसे ठीक है चलो ठीक, ठीक। तो पुंगड़ी आपने सुना होगा, पुंगड़ी या पुंगड़ा। और गोरखों के साथ नहीं सुना है आपने तो मैंने आपको सुना रखा है, गोरखों के समय कौन सा कर, पुंगाड़ी कर। तो मैंने कहा था पुंगड़ा किसको बोलते हैं, खेत को बोलते हैं, है ना। तो देखो पुंगड़ी, तो क्या पुंगड़ी कोई औजार है, कोई यंत्र है पुंगड़ी, नहीं है ना, तो बस हो तो गया आपका, बस पुंगड़ी कोई औजार, कोई यंत्र, कोई सामान थोड़ी है। ठीक है, ये तो क्या आपका खेत है, तो बस इसका आंसर यही था। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। ठीक, देखो सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञान मिला, सच बता रहा हूं, जो अगर इसको भी नहीं करके आएगा ना, मन तो करा उस पर ऐसा, है ना, मुक्का मार दूं कि दोबारा अगला पेपर ना दे पाए हो, हैं। देखो कितनी बार, मैं कम से कम 15-20 बार क्लास में बता चुका होगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए मिला था, है ना। ठीक है, और कब मिला था, 1968 में मिला था। ठीक है, चलो अच्छा छोड़, ये तो हिंदी आ गई ना, चलो कोई बात। ठीक, हिंदी को रहने देते हैं। अब मुझे सच सच बताना, और अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सही दिमाग से, कि क्या पेपर टफ है, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या पेपर, जो आपको कल पेपर टफ लग रहा था, अभी हमने देखे एक एक चीजें आपकी कहीं ना कहीं हमने क्लास में डिस्कस करी है, मुश्किल से 4 या 5 प्रश्नों को छोड़ करके।
है ना। अब मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि वो 5 प्रश्न ऐसा डालेगा ही डालेगा कि आप सॉल्व कर ही ना पाए, तो हमें उन 5 प्रश्न में बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हमें तो मेन 35 नंबर है ना, और 35 नंबर आप उत्तराखंड में लागे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 35 नंबर बहुत बेहतरीन नंबर होते हैं। 35 नंबर, 35 क्या, अगर आप 32-33 भी कर लोगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको कि पढ़े में से नहीं आ रहा है, या हमारे नोट से नहीं आ रहा है, या हमने जो 5-6 महीने की कोचिंग ली कि उससे कुछ आ ही नहीं रहा, तो सब तो अलग ही आ रहा है, जैसे सबने हवा बना रखी है? ऐसा है कुछ नहीं। मुश्किल से 5 प्रश्न ऐसे होंगे कि जो हम क्लास में डिस्कस नहीं, बाकी 35 प्रश्न किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे करके हमने डिस्कस करे हुए। ठीक है, 20 प्रश्न तो आपको, 20-22 प्रश्न या 25 प्रश्न आपको बिल्कुल सीधे सीधे नोट्स में मिल जाएंगे। 10 प्रश्न ऐसे होंगे कि जो हमने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में क्या किए होंगे, डिस्कस किए होंगे, और 5 प्रश्न वो डालेगा डालेगा, कोई सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी चीज यहां पे ये है कि अगर आप चाहते कि मेरा प्रश्न बिल्कुल सही हो, तो उसके लिए वही है, आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, बस उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। क्योंकि अगर उसमें कंफ्यूज होगे तो वही आपका क्या कर सकता है, प्रश्न गलत कर सकता है, वरना आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। सीरियसली बिलीव। अभी आपका कौन सा पेपर आने वाला है, वीडियो बीपीडीओ का आने वाला है, और उसके बाद देखो, उसके बाद शायद हो सकता है 1-2 महीने के अंदर आपका ये फॉरेस्ट गार्ड का आ जाए, या कोई और फॉर्म निकल जाए। और 2026 तो आपको पता ही है कि वैकेंसी आपको भर भर के आएंगी। 27 में फरवरी में इलेक्शन है, तो आप ये मान के चलो आपको 5-6 प्रकार के क्या मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो बस ये डिस्कस करने का उद्देश्य ही यही था कि आपको ये भरोसा आ जाए कि हाँ सारी चीजें क्लास से ही हो रही हैं, बाहर से कुछ नहीं हो रही, है ना। और बाहर से जो हो रही है उनको छोड़ो, वो आप 10-20 किताबें पढ़ोगे ना, तब भी नहीं होंगे प्रश्न सॉल्व, है ना। तो आपका मेन टारगेट 35 क्रॉस करना है, 35 तक लाने, 34-35 नंबर तक लाने उत्तराखंड। ऐसे आप हर विषय में चलोगे तो फिर हो जाएगा प्रश्न सॉल्व, है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किए करिए नेक्स्ट पेपर के लिए। और जो जनरली ये यूट्यूब वगैरह 50 जगह हवा बन रही है ना, पेपर टफ आ रहा है, टफ आ रहा है, हो ही नहीं रहा, ये ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहो, पेपर बहुत बढ़िया आ रहा है। और अगर वो इतना भी ना बनाए तो फिर किस बात का पेपर ना। ठीक है, समय भी तो बदल गया है, दिमाग भी तो बढ़ गया है लोगों पहले की तुलना में। पहले बच्चा 5 साल में बोलना सीखता था, अब वो 6 महीने छोड़ो, 2 महीने में बोलना शुरू, 6 महीने में तो फोन चलाना सीख रहा हो, है कि नहीं है, है ना। हमने तो भाई 2-3 साल 4 साल में बोलना शुरू किया था, पहले के टाइम के लोग। ठीक है, तो पहले की तुलना में देखो प्रश्न तो आएंगे ना, अच्छे लेवल के आएंगे, तो मत सोचो कि प्रश्न टफ आ रहे, टफ नहीं है, बहुत बढ़िया पेपर है। और बढ़िया से आप मेहनत करो, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पढ़े में से पेपर ना आए। ठीक है, और ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मैंने कनिष्ठ सहायक वाला भी डिस्कस किया था, और उससे पहले व्यक्ति सहायक वाला भी डिस्कस किया था। वो इसीलिए क्या था कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि सब पढ़े में से आ रहे। ठीक है, चलो बाकी हो सकता है सर आपको जीएस वाला करा दे, तो बाकी अच्छे से मेहनत करिए नेक्स्ट पेपर के लिए। चलो चलिए ठीक है, पुलिस कांस्टेबल। ठीक है रितिका, अब आप हंस रहे हो, बताओ कौन सा पेपर। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल। ठीक है चलिए, तो ठीक है भाई, कल एक पेपर आया था पुलिस कांस्टेबल का। और देखो कोई भी एग्जाम होता है ना, तो उसको क्लासरूम में क्यों डिस्कस किया जाता है, पहले इसको समझो। टाइम पास करने के लिए नहीं कि छोड़ो आज पढ़ाने का मन नहीं है, करवा देंगे, ये भी इसमें भी टाइम लगता है, पढ़ाना पड़ता है चीज। ठीक है, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हर बार करते हो, खोजते भी हो, और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी जो प्रश्न हमें देते हैं तो वो पैटर्न को ही फॉलो करते हुए देते हैं, राइट। तो अगर पैटर्न के हिसाब से चलें कि सर कैसे उत्तराखंड बनाता है पेपर, क्योंकि आयोग तो सही में है ना, या तो SSC वाला बनाएगा, है ना, या तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएगा। तो SSC के अंतर्गत जो पेपर्स बन रहे हैं उनका पैटर्न देख लो, ये पुलिस का ऐसे वीडियो बीपीडीओ का आएगा, आगे एक और पेपर आएगा, तो आपको मतलब वो चीज़ होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट से जो बात हुई थी कि कैसा था पेपर, तो जवाब ऐसे ही था जैसे आपका मुंह बना हुआ, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन कि मतलब सही था नहीं था, टफ था। अब बच्चे क्या करते हैं ना कि 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन देखते हैं जो सच में टफ होते हैं। वो सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं है, वो हर पेपर की बात है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको टफ ही मिलेंगे, जिसके आंसर्स नहीं होते हैं यूजुअली किसी बुक्स में, तो वो थोड़ा आपका रिसर्च होता है, थोड़ा आपका काम होता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत आसान था,
ठीक है, अच्छे लेवल का था, पुलिस के हिसाब से थोड़ा लेवल ऊपर था, लेकिन जैसे उत्तराखंड के पेपर बन रहे तो उस हिसाब से लेवल हम बहुत ऊपर भी नहीं मानेंगे इसको, एक बेसिक लेवल ही मानेंगे। जब आप लोग आगे पेपर दोगे तो आप समझ लो कि इस तरीके से भी सवाल बनते, तो सिर्फ किताब ही नहीं, किताब से अलावा जनरल नॉलेज भी, तो ये जीएस के साथ जीके भी चेक करवाता है। खैर चलिए अब थोड़ा प्रश्नों पर भी बात कर ली जाए, और सबसे पहला प्रश्न जो इसमें पूछा था पुलिस कांस्टेबल में वो ये था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति जो थी, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो क्या था, किसने? दैट इज आर्नोल्ड टॉयनबी। अब आर्नोल्ड टॉयनबी ने एक किताब लिखी हुई है, शायद वैसे तो आपको जरूरत भी नहीं उसको रटने की, है ना। 1844 में, 1844 में इन्होंने जो है एक किताब, एक पुस्तक जो है लिखी थी, और ये पुस्तक कहाँ की इकोनॉमी को दर्शाता है? ये इंग्लैंड के रेवोल्यूशन को दर्शाता है। और उन्होंने बुक लिखी लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो उसी बुक में इन्होंने पहली बार किया था इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यहां से मतलब ये शब्द की शुरुआत होती है आर्नोल्ड टॉयनबी के साथ में। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं कल को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विच मींस ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है। अब आपने इंडस्ट्रीज देखी तो शायद आपको ये लग रहा है इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है जिसमें आप लोगों को क्या पूछ लिया, सीधे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछ लिया। ठीक है, चलिए बाकी देखो, वॉल्टेयर का नाम सुना होना चाहिए, मैक्स मूलर का नाम, और जो है कांटे का नाम सुना होना चाहिए, है ना। कुछ नहीं तो मैक्स मूलर इतिहास में तो आप लोगों ने पढ़ाई है, आर्यों के ओरिजिन को लेकर मध्य एशिया से आर्य आए थे, ये थियरी किसने दी थी? वो मैक्स मूलर की तो थियरी थी, है ना। तो वो भी आप लोग को याद रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन भी मत ढूंढ लेना आप लोग, क्योंकि सीधी सी बात है, इधर स्टेट्स है, इधर उनकी कैपिटल्स है। अब आप लोगों को इतना तो ध्यान होना चाहिए ना कि कौन से स्टेट की कैपिटल कहाँ है। ठीक है, तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा सिक्किम, गैंगटॉक, और त्रिपुरा क्या आ जाएगा? अगरतला। ठीक है, तो इट मीन्स की राइट आंसर बनना चाहिए 2, 1, 4 और 3। तो ऑप्शन में 2, 1, 4 और 3 किसमें ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक ये आप लोगों ने जो है सही किया होगा जिनका कल पेपर था। अब एक सवाल था, थोड़ा कंफ्यूजन किसको होती है? जिसने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ना था, आंसर इसी में छुपा हुआ है। कह रहा है कि द्वैध शासन की समाप्ति। अब आपने इतना ही पढ़ा, क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा। कई लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं, इवन मैं भी करता था अपने टाइम पे, या मैं भी कई बार जो है फ्लो में बोल देता हूँ चीजें। तो द्वैध शासन देखो 2-3 तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए कि राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के भीतर हुई, तब आप 1919 का एक्ट लिखते हैं। और ये पूछे कि द्वैध शासन की समाप्ति राज्यों में किस एक्ट ने की, तो 1935 का एक्ट पढ़ते हैं। तो शायद हमने फ्लो में क्या करना था, ये पहले लाइन पढ़ के ऑप्शन सी लिख लेना था, और शायद बहुत लोगों ने ऐसा किया भी होगा। तो ये नहीं पूछ रहा कि किस एक्ट ने द्वैध शासन को राज्यों से हटाया था, वो कहीं नहीं पूछा हुआ। सवाल पूछा हुआ कि द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष, और ये कंफ्यूजन कहां क्लियर हो जाएगा, जहां ये लिखा उसने साइमन कमीशन के द्वारा की गई। तो साइमन कमीशन के बारे में मैं आपको 3 चीजें हर क्लास में बताता हूं। सबसे पहला बताता हूं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? बोलो। ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को, पहली लाइन ये। दूसरा पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। और तीसरा पूछा जाता है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिशन कब दी, रिपोर्ट जमा कब की, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जमा होती है मई 1930। तो मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जमा हुई। तो अगर साइमन कमीशन हमें सिफारिश दे रहा है कि हम जो है डायरची को खत्म कर देंगे, तो वो अपनी रिपोर्ट में ही लिखेगा ना, और उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है 1930 में। तो इट मींस कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, ये उनकी रिकमेंडेशंस है। और फिर इनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया था 1935 में, और 1935 ने राज्यों से द्वैध शासन को हटाकर कहां डाल दिया? केंद्र में डाल दिया। सेंटर में डायरची स्टिल था, ऐसे नहीं कि कंप्लीट अबॉलिश हो गया। तो एक तो यहां है। दूसरा डायरची कहां आपको परेशान करता है? देखो, एक द्वैध शासन आप कहां पढ़ते हो? वर्ष 1765 का पढ़ते हो। और 1765 में कहां पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? बंगाल में। और किसने शुरुआत की? रॉबर्ट क्लाइव ने। बाद में इसी द्वैध शासन को बंगाल से खत्म किसने किया? कब किया? 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। श्योर यही आंसर है बस। तो इट मींस कि आपको द्वैध शासन प्रणाली के बारे में समझना पड़ेगा। एक द्वैध शासन हम और मानते हैं, कौन सा वाला? पिट्स इंडिया एक्ट वाला। तो पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं हो गया था कि कंपनी के जो कॉमर्शियल मैटर्स हैं वो अलग रहेंगे, इनके जो हमारे पास में क्या है पॉलिटिकल मैटर्स है वो अलग रहेंगे। तो वो भी एक डायरची का फॉर्मूला इंडिया में काम कर लेता है। खैर हमें यहाँ पूछा था एक्ट्स को लेकर, तो एक्ट में जो है खत्म एक्ट पूछता तो ये लिखते, वरना रिकमेंडेशंस के हिसाब से डी आंसर होना चाहिए था। बस मैंने एक थोड़ा सा हमें पढ़ना होता था। खैर ये सवाल देखो, अब ऐसे सवाल जो है ये आपके
मैंने कहा ना कि न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट को चेक करता है, आपके करंट अफेयर्स की हैबिट को चेक करता है, ये किसी बुक में अलग से नहीं मिलता है ऐसा सवाल, राइट। तो यहाँ क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर जो है काम करती है, हब एंड स्पोक मॉडल पर जो है ये काम करती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, देखो, फूड ग्रेन संपदा योजना, मेगा फूड पार्क स्कीम, नेशनल मिशन ऑन दी एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑपरेशन ग्रीन। पहली बात ऑपरेशन ग्रीन्स को मत रखना, क्यों, याद है ना, एक टॉप की खबर बताई थी मैंने आपको, ऑपरेशन ग्रीन किस चीज के लिए था, ये टॉप के लिए था, टॉप मतलब टोमेटो ऑनियन एंड पोटैटो, ये इसके लिए था, ये मैंने करवा रखी आपको इकोनॉमिक्स के भीतर, छोड़ दो। अब यहां पर रहा हमारे पास में मेगा फूड पार्क स्कीम। अब यहां कंफ्यूजन देखो, शायद मुझे भी थोड़ी बहुत ये हो सकती है कि सर ये जो हब एंड स्पोक मॉडल है तो ये मेगा फूड पार्क के लिए, लेकिन अगर आपको ये जानकारी है कि जो मेगा फूड पार्क स्कीम है ये किसके अंतर्गत काम करती है, सर ये कंपोनेंट है पीएम किसान संपदा योजना का, ये जो है ना मेगा फूड पार्क स्कीम, तो ये पीएम किसान जो है संपदा योजना का ही एक कंपोनेंट है। तो मैं तो खैर फिर भी आपको बी ऑप्शन का ही सजेशन दूंगा कि बी सही करना, लेकिन जैसे ये संपदा जो योजना है ना, प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना थी, उसी के एक हिस्से के रूप में आता है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन अगर पूछे तो फिर हम लोग ऑप्शन लिखेंगे इसका बी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, फिर भी लेट्स सी इसका आंसर जो है आयु क्या लिखता है ना। चलिए क्वेश्चन 5 पे आओ जल्दी से। क्वेश्चन 5 आपसे कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एमएस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है गाइस, जैसे एडिट, तो एडिट क्या है अपना एक्सटर्नल कमांड है। और इंटरनल में खैर तीन तो ऑप्शन आपके पास में ही, पाथ है, टाइप है, कॉपी है। आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो है वो किस में आएगा, टाइम, इंटरनल या एक्सटर्नल, टाइम, टाइम समय, टाइम, ये भी आता है इंटरनल में। या फिर आपसे अगर वॉल्यूम पूछेगा, ये भी जो है इंटरनल में आता है। डेटा, डेटा नहीं डेट, ये भी इंटरनल कमांड में जो है शामिल होता है। और जहां कॉपी की बात करेगा तो कॉपी जो है आपका एक्सटर्नल कमांड में जुड़ जाएगा। तो राइट आंसर इसका कॉपी नहीं सॉरी एडिट जो है एक्सटर्नल कमांड में आ जाएगा, बाकी कॉपी, टाइप एंड पाथ ये सब इंटरनल है। ये वाला सवाल मैंने कराया था IPv4, पहले ये बताओ आईपी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपी। वी तो वर्जन हो गया कि ये एक इसका एक नया वर्जन आया है, लेकिन आईपी क्या है, सोचो सोचो। देखो आप कंप्यूटर से जुड़े हुई चीजें हैं, है ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कुछ तो भाई आप अपना आईक्यू लगाओ और फिर बताओ ये आईपी क्या है, जल्दी से बताओ बताओ, प्रोटोकॉल पूरा करो भाई क्लास का। ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो है चौथा वर्जन है ना, वर्जन वी मतलब वर्जन 4 है ना। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो उसके चौथे वर्जन के रूप में आता है 172.16. ये जो आगे लिखा ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब ये कंप्यूटर है, रटने वाला विषय था, तो इस तरीके से ना ये भी याद रख सकते हैं। अच्छा पूछ रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो इसमें शायद आप लोग भी वही ढूंढ रहे थे कि द बंगाल गैजेट लिखा हो, लेकिन जो बंगाल गैजेट है उसी का नाम क्या है, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। अब ये बताओ कि ये पब्लिश कब हुआ था, बंगाल से हुआ था, चलो ये तो सीधी बात है क्योंकि बंगाल गैजेट उसका नाम था, लेकिन कब स्टार्ट हुआ था ये, एनी गेस। 1780 में, है ना, ये चीज लिखा करो साइड में अगर जगह रहती है। 1780 में स्टार्ट हुआ था, 1780 में, और स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ऑगस्टस हिक्की था। ये सवाल पूछा है कि किसने इसको स्टार्ट किया, तो 1780 में जो ऑगस्टस हिक्की थे, ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, हिक्की लिखना हॉकी मत लिख देना, तो इनके द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, दैट इज फ्रॉम बंगाल। तो ये भी याद रखना, जो कलकत्ता गैजेट है वो भी सेम ईयर का है, वो भी जो है सेम ईयर का 1780 का ही, और वो भी ऑगस्टस हिक्की का ही है, लेकिन जो बंगाल गैजेट है उसका नाम क्या है, दैट इज कैलकाटा जनरल एडवाइजर। तो पहला जो है एडवर्टाइजर, ये ऑप्शन सही लिख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम नहीं है भाई, सुना होगा आप लोगों ने कुछ, ये एग्जीक्यूशन नहीं करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। तो राइट आंसर क्या आएगा, दैट इज एक्सिक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। छोड़ देना, मेरा मेन काम आपको जीएस का बताने का है, फटाफट इसमें चलिए। कहता है आपसे कि सदनों के बारे में, सॉरी, कौन सा जो है गलत है। पहली बात तो आपको नजर देखते ही पता चल जाएगा, पहले हम श्योर होते हैं कौन से सही हैं। देखो जब एडवोकेट जनरल मैं आपको पढ़ाता हूं तो 165 में कंफर्म, जैसे कि अटॉर्नी जनरल है 76 में, और एडवोकेट जनरल जो सबसे बड़ा क्या होता है, विधिक सलाहकार राज्य का, तो ये तो क्लियर है, ओके कोई डाउट नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो आर्टिकल 323 के क्लॉज ए के भीतर बनते हैं, ये भी कथन सही है।
जो सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के संबंध में अधिकार देता है वो आर्टिकल 88 है, ये भी सही है ना। कुछ इंटरनेट साइट पर इसका आंसर जो है आप लोगों को ये भी मिल सकता है कि ये गलत है, पर नहीं, ये सही है। और रही बात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पहली बात तो यहां पूछ रहा है आपसे नेशनल कमीशन फॉर द एसटी। तो तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी होती है। चलो पहले दो चीज समझो, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये दो चीज ध्यान रखना। एससी के लिए है आर्टिकल 338 और एसटी के लिए है आर्टिकल 338 ए, है ना। ये आप लोगों को पहले इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां आपने 340 दे दिया, सर ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, 340 नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्टिकल 340 में क्या है, आप में से कोई साथी मुझे बता दो, व्हाट इज आर्टिकल 340 सॉरी 340। 340 में जो है एक स्पेशल ऑफिसर कह लीजिए, एक स्पेशल व्यक्ति का अपॉइंटमेंट है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है स्पेशल ऑफिसर का एक नियुक्ति की जाएगी, ये अनुच्छेद 340 के भीतर लिखा हुआ है। तो 340 तो इसमें भाई कतई भी नहीं है, तो राइट आंसर विल बी डी। जो गलत हमें पिक करना था ना, वो इसका राइट आंसर डी गलत है, बाकी के सारे आंसर जो है ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट आओ, अभिषेक क्लियर हो रहा है? कोने में वहां पर गुंबदाकार पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं या कौन सा होता है? ड्रेनेज पैटर्न शायद कम ही पढ़े हैं अभी आप लोगों ने ना, ड्रेनेज पैटर्न ज्यादा पढ़े नहीं होंगे। तो देखो ड्रेनेज पैटर्न जो है हमारे पास में, इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न, है ना। अब यहाँ पर पहले एक और चीज समझ लो कि जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल का मतलब पहले ये समझो सेंटर, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है भाई, लेट करो ये एक सेंटर है। तो कई बार क्या होते हैं कि जो नदियां होती हैं, नदियां अपना जल जब लेकर आती हैं तो वो चारों तरफ से प्रभावित होती है। मतलब जो है नदी का जल ये आएगा कुछ इस तरफ, सेंटर की तरफ जो है इसका क्या आएगा, जल आएगा। तो ये इस तरीके से अगर कोई ड्रेनेज पैटर्न आता है, मैं इसका आपको एक इमेज ही दिखा देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा बट काम की चीज होगी ना। तो जब सेंटर की तरफ कोई जो है आता है, लेट मी चेक अगर मैंने इसको डाला होगा, क्या नहीं चल रहा भाई, एक मिनट दो। अभी बहुत समय है, 9:30 के, 9:30 नहीं, 9:45 टाइम हो रहा है, तो आपके पास समय है 10:30 तक, उससे पहले हो जाएगा। मेरे पास कम क्वेश्चन है तो आप परेशान मत होना। एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ, वो देख लेते हैं थोड़ा। ये आ गया ना, देखो। तो जैसे मैंने कहा हमारे पास में ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है ना, देखो जल निकासी है ये, जब जैसे नदी आती है, बाढ़ आती है, या जो बहता हुआ जल है, तो वो किस पैटर्न में बह रहा है, उसके बहने का तरीका क्या है ना। तो उसमें जैसे पहले क्या है हमारे पास में, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। जैसे हमने अभी बात की है, ये वाला कहाँ चले गया, सेंट्रीपिटल इसमें है नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो जैसे डेंड्राटिक है, डेंड्राटिक का मतलब ये होता है वृक्षाकार, कि जब नदी जो है वो बह तो रही है, डिस्ट्रीब्यूटीज में बढ़ रही है, पैटर्न उसका क्या है, वृक्षाकार है, डिस्ट्रीब्यूटीज है, तो वो अपने आप में क्या है, डेंड्राटिक है। ऐसे हमारे पास में पैरेलल आता है, जहां समानांतर नदियां जो है बह रही हैं। ये देखो एन्युलर, जो हमसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा है, तो ये एन्युलर पैटर्न में बहता है। अब ये आप यूं ना समझ लेना कि ये हमारे ग्वार के उडियार की कोई चित्रकारिता है, तो ये इस तरीके से ऐसे रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, या जो है ऐसे पैरेलल पैटर्न में जो है नदियां बहती हैं। तो जब कभी नदी बहेगी और उसका जल जो है वो केंद्र की तरफ, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज का जल जो है वो सेंटर की तरफ आएगा, तो वो सेंट्रोपेटिक होगा। इसको भी इस तरीके से भी आप लोग याद रखना, तो वो अभिकेंद्र होगा। और वलयकार मतलब जहां पर वलय नुमा आकृतियां बन रही हैं, जहां पर एन्युलर आ रहा है, तो यानी कि ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड अराउंड द डोम माउंटेन। डोम माउंटेन, डोम माउंटेन मतलब गुंबदाकार माउंटेन जो है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो गुंबद कैसा होता है, आप लोगों ने गुंबद तो पढ़े ही है ना, हिस्ट्री में तो एटलीस्ट पढ़े होंगे। तो गुंबद यूं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना डोम शेप के। तो अगर डोम है तो ये वलय ही तो है, ये क्या है, अपने आप में एक रिंग है, एक वलय है, तो वलय के अनुसार जो है यहाँ पर बनेगा। जो पादपाकार है इसी को डेंड्रेटिक कहते हैं, मतलब वृक्ष के पैटर्न के हिसाब से जो है ये बह रहा है यहाँ पर। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है, लेट कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए सरफेस है, तो यहाँ पर जो है जल कुछ यू इस तरीके से, जो क्रैक्स होंगे ना, तो इन क्रैक्स में जो है जल कुछ इस तरीके से निकलेगा, यहाँ से लाइक दिस। अब ये ऐसा सच में नहीं है, बट ऐसा कुछ जो है क्रैक क्रैक में से रेक्टेंगुलर ही निकलेगा, तो वहां पर क्या आएगा, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो है फॉलो हो जाएगा। खैर नेक्स्ट पे आओ। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड क्या है, नीति आयोग।
तो नीति आयोग जो है ये कब बना था? 2015 में। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? योजना आयोग को। योजना आयोग का गठन कब हो रखा है? 1950। दिन बताओ। 15 मार्च। तो 15 मार्च 1950 को बना था। ठीक है। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में आया था। 1944 का बॉम्बे प्लान है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1934 लिखूं या 35? 35। और किस एक्ट के भीतर? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो जो 1934 का आरबीआई एक्ट था उसी के अनुसार 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। चलो एक और सवाल का आंसर दो फटाफट। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है जी? सोचो, ऑप्शन देता हूं आपको। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बंगलुरु। आंसर दीजिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि संविधान का अनुच्छेद 333 क्या है? अब आप क्लेम करो जी नहीं पढ़ा रखा है ये। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं आपको जुडिशरी पढ़ाता हूं एक समोसा बनवाता हूं, है ना। समोसे में लिखते हैं हम लोग ये हाई कोर्ट है, सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट है इधर टॉप में, ये हाई कोर्ट से देश के 25 और ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट है। हाई सुप्रीम कोर्ट में हमेशा लिखवाता हूं अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है और 147 तक चलता है। हाई कोर्ट्स की शुरुआत 214 से होती है और लगभग 231 तक, है ना। 32 भी है, रिपील कर दिया गया है ना। और फिर उसके बाद में 233 में स्टार्ट हो जाता है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट और 237 तक चलता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट की शुरुआत होती है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जिला न्यायालय से। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गठन कैसे होता है, कौन इसके जजेस को अपॉइंटमेंट देता है, ये अनुच्छेद 233 में लिखा हुआ है। और साफ लिखा हुआ है कि द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द, बताओ कौन करता है अपॉइंट? गवर्नर ऑफ द स्टेट। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो बढ़िया सवाल था और आंसर हमें लिखना चाहिए था इसका ऑप्शन नंबर डी। एडिशनल जज नहीं आएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये दूर दूर तक है नहीं 233 को लेकर। क्योंकि पहली बात तो जो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें 124 आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो 214 से 231 के बीच में आएगा। तो ये आंसर होगा नहीं, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए और जल्दी बढ़ना है, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मुझे एक ही आता था, मैंने एक से गैस कर लिया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1969 में, है ना। देखो यहाँ तो कंफ्यूज भी ना जुलाई का सितंबर, क्योंकि देखो सब में ईयर लगे और मुझे ईयर यूं याद है कि 1969 में जो है क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना। दूसरी बात रही कि 1955 में क्या हुआ था सर? 1955 में जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, है ना, तो उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया था एज एसबीआई, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई के रूप में इसको गठित किया गया था कब? दैट इज इन जुलाई 1955। तो यहाँ तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। जो हमारे पास में रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था वो था 1949 में। और रही बात 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो 1980 में हुआ था। सो राइट आंसर में पहले का 3 ढूंढना पड़ेगा। मैं पहले का 3 कितने ऑप्शंस में है? अच्छा एक ही में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी और आगे बढ़ते हैं। लाइट भी चली गई, खतरा लग रहा है मुझे आसपास। ठीक है चलिए। पूर्ण स्वराज की मांग, कई से कैसा क्वेश्चन होता है। पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लाहौर कब हुआ था? लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ था। याद नहीं आ रहा है आप लोगों को? और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? पंडित नेहरू साहब ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इस समय बड़ी घटना क्या थी? रात्रि के ठीक 12 बजे रावी नदी के तट पर गए और वहां पर जाकर जो है पंडित नेहरू जी ने यह आह्वान किया, देश की समस्त जनता से कहा कि आने वाला 26 जनवरी हम देश का पहला स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इट मीन्स कि भाई ये बहुत बड़ा उस समय जो है क्या था, कह लीजिए अनाउंसमेंट उस समय हुआ था। तो ये इसके लिए क्या था आपका लाहौर अधिवेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्यों कंप्लीट इंडिपेंडेंस की नीड पड़ी थी? क्योंकि जब मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928, तो हमने 1 साल का अल्टीमेटम दे रखा था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भाई आप 1 साल के भीतर भीतर हमें जवाब लाकर दोगे कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। नहीं किया तो 1 साल बाद फिर हमने क्या किया, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान ये सारी घटनाओं को जो है अंजाम दिया था वहां पर। ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कहता है कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड के हिसाब से होती है? क्या इसका आंसर लिख पाए? मतलब खैर आप में से तो कम लोगों ने पेपर दिया। इसका राइट आंसर जो है फायर वायर पोर्ट ही है। तो फायर वायर पोर्ट इज। अब बताओ, पैनगंगा एंड वेनगंगा प्लस, और बता देता हूं आपको इसमें, प्राणहिता, प्रवरा,
वर्धा, है ना, मंजिरा, मंजिरा आदि, ये जितनी भी मैंने सहायक नदियां बता रखी हैं, पेनगंगा, वेनगंगा एंड ऑल, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कुछ नहीं तो प्रवरा तो आपको रटना ही था, आपको इतिहास के छात्र हो, और इतिहास के छात्रों को मैं ये कई दफा बता चुका हूं मेरे साथियों की सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा लगता था वो प्रवरा नदी को छूता था, और प्रवरा गोदावरी नदी की सहायक नदी, इसलिए ल्यूसेंट वाली बुक में गोदावरी लिखा, प्रवरा नहीं, लेकिन वो प्रवरा थी इसकी दक्षिणी सीमा दहमाबाद के पास में। तो इस हिसाब से राइट आंसर इसका ए हो जाना चाहिए था। स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 की स्टार्ट हुई थी, और क्या था स्टार्टअप इंडिया का मोटिव? कि भाई आप स्टार्ट करो, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलना चाहता है ना, नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो आप शुरुआत करो, सरकार आपको क्या करवाएगी? मुहैया करवाएगी लोन कम इंटरेस्ट रेट पर, या बहुत ही मिनिमम जो है इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दिलाएगी। एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कीजिए। फिर पूछ ले आपसे कि कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारत का शहर बना है? तो इसका राइट आंसर आपने क्या लिखा? JNK लिखा। अब इससे पहले कौन से तीन थे? मैंने अभी अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले, बताओ। जैसे पहला कौन सा था? जयपुर, राजस्थान, है ना, तो पहला हो गया राजस्थान का जयपुर। दूसरा मल्लपुरम, है ना, मल्लपुरम के अलावा तीसरा मैसूर, हैदराबाद, और चौथा अब क्या आ गया आपके पास में? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। तो ये चार हो गए, इससे पहले तीन ऑलरेडी था और ये चौथे के रूप में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ जल्दी से। पाक स्टेट, पाक जल संधि कहां पर बनती है? पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी अच्छे से, और इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा, वर्ल्ड में पढ़ा। पाक जल संधि, ये देखो नीचे जो है आपका श्रीलंका यहाँ हो गया, इंडिया हो गया, बीच में गल्फ ऑफ मन्नार भी है। तो कहता है कि ये श्रीलंका और भारत को अलग करता है, 200% सही है। फिर कह रहा है कि सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी साझी करता है। मैंने आपसे बचपन में ही बता दिया था कि बचपन में BA किया है जी, क्या किया? BA किया। बचपन में इसने दो ही अल्फाबेट पढ़े, वो भी उल्टा, पहले B फिर A भी नहीं पढ़ा, है ना। देखो, तो B मतलब बांग्लादेश, चा मतलब चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो क्या हो गए पड़ोसी देश। और सीमा साझा कितनी होती है बांग्लादेश के साथ? मैं फिर फिलहाल यही बताता हूँ। तो लगभग 4096 किलोमीटर इतनी जो लाइन लगती है वो हमारी लगती है किसके साथ में? दैट इज विद बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश के साथ ही हम लोग सीमा साझा करते हैं। तो बिल्कुल सही है। और सीक्वेंस याद रखना, ये एक क्रम है, बचपन में BA किया, ये सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और जो है अफगानिस्तान, सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। तो ये आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जल्दी चलते हैं, इससे पहले रितिका सो जाए क्लास में ना, नींद आ रही है ना बेटा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना कि इमेज स्टेगनोग्राफी में LSB का पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसकी फुल फॉर्म बताने आपने LSB का। तो LSB क्या है? ये है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो है इसका राइट आंसर आ जाता ना। चलिए 73rd ऑप्शन देखना है। पहली बात तो पंचायतों को लेकर है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन से प्रावधान है? लेट्स सी। देखो, राज्य वित्त आयोग का गठन, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आर्टिकल 243 पढ़ लेना आज, और 243 में पढ़ना आई इनकम, F फाइनेंस। तो इनकम फाइनेंस एक ही है। जिला योजना समिति, पहली बात तो जिला योजना समिति पंचायतों से नहीं है, ये म्यूनिसिपैलिटीज से जुड़ी हुई है, ये म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, यानी नगर पंचायतों की बात, नगर पालिकाओं की बात करता है। तो ये तो होगा नहीं। तो जहां जहां ऑप्शन 2 है पहले इसको एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। चौथा क्या था? चौथे में भी 2 था शायद ना, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो इसका C होगा या तो 1 होगा। राज्य चुनाव आयोग का संपूर्ण पंचायती चुनाव होता है। तो पंचायती चुनाव अभी अभी हुए 2-4 दिन पहले, है ना, अगर आपको ध्यान है। और इसके लिए आपको 243K पढ़ना होता है इलेक्शन के लिए। तो 243K में है, तो यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C, यानी कि मतलब 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर लिख लेना। 2-3 और सवाल है, फटाफट चलिए। कह रहा है इसमें से एक तरफ है आपके पास साइट्स, ये जो लिखी हुई है, एंड ऑन द अदर साइड है उनके जो है किस एज की वो साइट है। अब मैंने ये कहा था ना कई बार पहले भी कहा था कि सिलेबस में उत्तराखंड ने सीधे कहां से स्टार्ट किया हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन ये पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज, ये है आपका इंडस वैली से पहले का। तो कई बार जब मैं हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करवाता हूं तो आपसे कहता भी हूं कि पढ़ लेते हैं भाई ये, और आप लोग भी परेशान होते हो और मुझे भी परेशान करते हो कि सर छोड़ो ना, सिलेबस में तो है नहीं, फिर क्या ही पढ़ना है, इसको पढ़ के हमारा क्या ही भला हो जाएगा। तो कई बार, अच्छा वैसे एक क्वेश्चन था, नहीं भी पढ़ा सिलेबस में कोई बात नहीं भाई, रिस्क ले सकते हैं छोड़ने का, लेकिन अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है।
लोअर पैलियोलिथिक साइट कौन सी है जी इसमें से? लोअर पैलियोलिथिक साइट है इसामपुर। कौन से लोअर पैलियोलिथिक साइट? तो ये है आपकी इसामपुर, यानी 1 का 3 आना चाहिए, 1 का 3 आना चाहिए, है ना। चलिए दूसरा हमारे पास में मध्य साइट कौन सी है? तो मध्य में आती है आपकी पुरापाषाण में डी डवाना, यानी कि 3 के बाद 1 होना चाहिए, 3 के बाद 4 है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, होल्ड ऑन। उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा होना चाहिए इसमें से? तो उच्च पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो है आपका सिंघाओ, यानी कि सी का होना चाहिए 4, है ना। तो आंसर हमें वैसे ही मिल जाएगा। तो बचा हमारे पास में क्या? मध्यपाषाण काल। तो लंघनाज जो है वो क्या हो जाएगा? मध्यपाषाण काल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनना चाहिए था 2 1 4 2 1 4 सॉरी 3 1 4 और 2। ये थोड़ा टफ मान सकता हूं मैं कि हाँ ये पुलिस के हिसाब से बड़ा सवाल था। बताओ जरा, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे होगा? कंफ्यूजन तो हुई ना कि हेल्थ से है तो कौन करेगा? कौन भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बना रखा है? नीति आयोग है ना, ये तो ट्रांसफॉर्म करेगा भाई इंडिया को। तो नीति आयोग ने क्या किया है? 2035 तक के लिए एक लक्ष्य रखा है, एक विजन रखा है, और इस विजन में यूं कहा है कि भाई हमारा जो पब्लिक हेल्थ होगा, जो लोक स्वास्थ्य होगा, तो इस लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। तो इसके लिए नीति आयोग ने इसमें इसकी शुरुआत की। एग्रीकल्चर नहीं, पॉपुलेशन नहीं, सेंसस नहीं, तो बी आ जाता। ठीक है, ये सवाल थोड़ा मजेदार था, इसको मैं मान सकता हूँ कि लेवल से काफी ऊपर था, काफी क्या बहुत ऊपर था। यूपीएससी यहाँ क्लेम कर लेगा कि हमारा सवाल है, बड़ा सवाल था, बट ठीक है। अब उन लोगों के लिए आसान था जो टेनिस देखने में शौकीन है, शौक रखते हैं टेनिस देखने का, है ना। मैं भी नहीं देखता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। चलिए, लेकिन कुछ एक दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डालते रहते हैं अपनी स्टोरीज में, काफी टेनिस के मतलब लवर हैं बिल्कुल, तो चलो उनसे भी मिल जाता है सीखने को। जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता, सही कथन है। एंड यूएस ओपन जो है 2024 जीता, सही कथन है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है, होल्ड ऑन। दूसरा लिखता है यहाँ पर कि आर्यना सबालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 जीता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यूएस ओपन तो जीता है, लेकिन यहां पर पूछ लिया इसने फ्रेंच ओपन, तो भाई साहब फ्रेंच ओपन जो है वो नहीं आया था किसकी झोली में? वो नहीं आया था सबालेंका की झोली में, बल्कि सबालेंका की बजाय ये किसने जीता? ईगा स्विटेक जो है, तो ईगा स्विटेक के द्वारा ये जीता गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये ईगा स्वेटेक ने जीता है ना। तो इट मींस कि ये नहीं होना चाहिए, फ्रेंच नहीं होना चाहिए। तो दूसरे में देखो एक भी गड़बड़ हो गया तो दूसरा गलत है। तो मेरे मुताबिक इसका आंसर जब आप लोग लिखोगे तो केवल एक सही कथन इसका लिख लेना, है ना। तो केवल एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तो देखो जी आयोग क्या बोलता है, मेरी समझ के हिसाब से ये सही है। स्पैरो पॉइंट, पहली बात तो स्पैरो पॉइंट इज अ प्लेस, एक जगह है। कहां पड़ती है सर ये जगह? मैरीलैंड में। और मैरीलैंड नामक जगह कहां है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये यूएसए के मैरीलैंड में एक जगह है जिसका नाम है स्पैरो पॉइंट, और स्पैरो पॉइंट इज वेरी फेमस फॉर स्टील मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाना। ऐसे सवाल थोड़ा टफ होते हैं, वन लाइन होते हैं, समझ जाएंगे। किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक को उसके पिता के द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था, है ना। अशोक को अवंती का शासक नियुक्त किया गया था, ऐसी जानकारी महावंश में और कहीं नहीं। तो राइट आंसर इसका महावंश होना चाहिए था। तो महावंश श्रीलंका से ये हमें एक ग्रंथ मिला था। दीपवंश महावंश दोनों ही श्रीलंका के क्षेत्र से मिले, और ये अशोक के संबंध में जानकारी देते हैं। और अशोक के संबंध में ये सवाल थोड़ा क्या कहते हैं, डिटेल्ड वाला सवाल है। बाकी महावग्ग चुल्लवग्ग ये सब हम लोग जो है देख चुके हैं, मतलब किस चीजों में। नेक्स्ट बताओ जरा इसका कुछ आइडिया। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू व्हेन द प्रेसिंग कंट्रोल एंड एंटर की टुगेदर। क्या किसी ने 2007 पे काम? जब दोनों एक साथ प्रेस करते हो तो क्या होता है? पेज ब्रेक होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पेज ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी। स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा किसने की? मतलब क्यों की गई है? देखो जो स्विस मॉडल है ना हमारा, ये हम रीडेवलप करना चाह रहे हैं अपने रेलवे स्टेशन को, और जरूरत भी है। आए दिन इतनी खबरें मिलती हैं कि ट्रेन जो है कोलैप्स हो गई हैं, आपस में टकरा गई, ये सो वो। तो भाई स्टेशन मजबूत बनाओ, ट्रेन या रेलवे स्ट्रक्चर्स को और मजबूत बनाओ। तो इसका जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। ये वाला अभी अभी आप इंडियन पॉलिटी ही पढ़ रहे हो, और अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इम्पोज reasonable restriction on the armed forces, paramilitary forces, intelligence agencies, police forces and analogous जो भी उसकी क्या है एजेंसीज है। सो क्या आंसर लिखना चाहिए था हमें? 33 लिखना चाहिए था। 31 में पहले हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, अब हट चुका है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने हटा दिया है। 32 में क्या है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें रिट हमने पढ़ी थी 5 प्रकार की। और 34 में क्या आ जाएगा फिर, मार्शल लॉ। तो वहां पर मार्शल लॉ से रिलेटेड कानून जो है वो बताए गए और पावर उसमें भी संसद की है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। जल्दी आओ, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पहले आप लोग जुपिटर पढ़ते थे, आप मत पढ़ लेना, अब आप जो है नहीं पढ़ेंगे बृहस्पति। सबसे ज्यादा जो है मिलते हैं वो कहां पर है, दैट इज इन सैटर्न। तो शनि ग्रह से ही लिख लेना ना। चलिए नेक्स्ट आओ जल्दी से, इसका आंसर करेंगे खुद से, क्योंकि भाई मेरी तो पहली बात है नहीं रीजनिंग, क्यों आपसे झूठ बोलना कि मुझे सब आता नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। दूसरी बात, आंसर्स देने हैं तो ठीक है, मेरे सर लोगों ने मुझे आंसर्स दिए हैं, मैं इसमें से बता दूंगा। इसका मुझे बता रखा है 31 का कि ए ऑप्शन हो जाएगा, सर तो है नहीं फिलहाल में, तो कहां से करवा दूं मैं। इसका 32 का इन्होंने बताया कि डी ऑप्शन होना चाहिए, तो 32 का डी ऑप्शन बता दिया। आप लोगों की ज्यादा है भाई मेरे से अच्छी, ठीक है। 33 का ऑप्शन क्या बता रखा है, डी बता रखा है कि डी राइट होगा, तो इसका डी हो जाएगा। अच्छा 34 का बताओ जरा क्या राइट आंसर होना चाहिए। 33 का डी है, 34 का क्या आएगा बताओ, करण नहीं सी। इसका भी डी आंसर मुझे मिला हुआ है, तो लेट्स सी क्या आता है, सी आता है या डी आता है। डी आएगा कंफर्म, सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, चेक कर लीजिएगा प्लीज इसको। 35 का राइट आंसर क्या आएगा, डी। और कोई बताओ भाई 35 का। चलिए तो पढ़ने में टाइम लगेगा, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो डी ही इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये मैं फटाफट चल रहा हूं, देखो ये मेरा नहीं है भाई, मैं इसको नहीं छेड़ सकता। 36 का कौन सा, बी। 36 का बी आपने किया है पेपर सॉल्व थोड़ा बहुत, ठीक है, तो बी सही है इसका आंसर है ना। 37 का सी हो सकता है, ठीक है, 37 का सी ऑप्शन सही है। और 39 का यहां मैं ज्यादा छेड़खानी नहीं कर पाऊंगा, मैं सदैव सच बोलता हूं कि मुझे नहीं आता। ऑप्शन सी, बट इसका मुझे आंसर ए मिला हुआ है, ठीक है, तो मुझे ए मिला हुआ। लेट्स सी आपके पास में आगे क्या आंसर्स आते हैं, है ना। 39 का क्या आंसर आया होगा गाइस, ये आप लोग खुद से चेक कर लेना प्लीज, ना मेरी थोड़ा है नहीं है क्या, डी करो भाई। मुझे तो इसका सी आंसर दिया गया है कि एच की पुत्रवधु ऐसे, है ना, तो लेट्स से ऐसा आता है नहीं आता है। हाँ वो आप चेक कर लेना बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 40 में का राइट आंसर क्या आना चाहिए था, इसका भी डी आंसर बताया गया है मुझे 40 का, है ना। अब 41 से तो आपको खैर सर ने करवाए होंगे कुछ, यहाँ से तो सर ने करवा दिए होंगे, तो सर ने 41 से लेकर कहाँ तक करवाए आपको, सारे ही करवा दिए, 100 तक पूरे हो गए। बेटा भागने की जल्दी है क्या, सारे बोल रहे हो आप, तो गलत बात है। तो सीधे मुझे मतलब हिंदी वाले पे चलना है, ठीक है। तो हिंदी के कितने क्वेश्चन है, 20, बस ठीक है, फिर फटाफट चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। ये आ गया ना हिंदी, लो जी। अगर नहीं बताया कि ज्ञानपीठ किसके लिए मिला, तो आपकी पीठ और मेरा ज्ञान, चिदम्बरा, ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा बोलेगा। कब मिला था ये बताओगे, 1968 में मिला था। अब ये बताओ कि ग्राम्या, युगवाणी और स्वर्ण किरण ये भी सुमित्रा जी की ही रचनाएं हैं, या इसके लिए कोई और लेखक लिखोगे, ये सब सुमित्रा नंदन जी की ही है। जैसे सुमित्रा नंदन ने वीणा लिखा है, पल्लव लिखा है, गुंजन लिखा है, युगांतर लिखा है, युगवाणी इसमें है, युगवाणी तो खैर चलो यहाँ पर है, वाणी लिखा, ग्रंथि लिखा, अतिमा लिखा, ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी हिंदी में करवा चुका हूँ, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा बताओ कला और बूढ़ा चांद ये किसकी रचना है, इन्हीं की है, मैं और की तो खैर अभी बात भी क्यों करूं, है ना। तो ये सारी जो है इन्होंने लिखी, गुंजन एंड ऑल, तो इसके लिए इनको मिला था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जैसा आपने कहा कि 1968 में मिला था, ये भी बिल्कुल जो है सही है आंसर, राइट। चलिए नदी नाव संयोग, अब नदी और नाव का अगर संयोग हो रहा है तो विच मींस ये क्या है, आकस्मिक भेंट होना, तो ये आकस्मिक भेंट होना, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए था। अब ये वाली भाई आप लोग, मेरे को मजा आता ना जब अपने पढ़ाई में क्वेश्चन आ जाए, तो ये ज्यादा पुराना नहीं था, पेपर कब हुआ था ये, आज मंडे है ना, तो ये कल हुआ था। और जो ये सिल्वर वाली है ये मैंने सैटरडे के टेस्ट पेपर में करवा रखी है ना, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है, इसका वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे। तो सिल्वर वेडिंग जो है मैंने आपसे कहा था, ये लिखी तो है मनोहर श्याम जोशी साहब ने, लेकिन इसके जो मुख्य पात्र थे, तो कौन सा बताया था, कौन सा बाबू, मेरा बाबू, मेरा बाबू नहीं, कौन सा, यशोधर बाबू। तो इसमें यशोधर बाबू की जो है बात की गई है। यशोधर बाबू एक ऐसे व्यक्ति को दर्शा रहे हैं जो अपने पुराने ख्यालात के हैं, वो भिड़े मास्टर के जमाने के हैं, है ना, और उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है वो है मॉडर्न, है ना। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, अच्छा पहले ये बताओ कि सिल्वर जुबली का मतलब क्या है, शादी के कितने साल, 25 साल, और गोल्डन जुबली 50 साल, तो यानी ये इनके शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जो सिल्वर वेडिंग है ना, तो ये हमारे यशोधर बाबू जी की जो है वो कौन सी है, 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है।
और इस एनिवर्सरी के दौरान, अच्छा ये व्यक्तित्व ऐसा है ना, जैसे हमारे घर के पेरेंट्स ले लो भाई, उनको मेरे पिताजी को बोलो जरा केक काटो, मुझे काट देंगे, समझ रहे हो? तो मतलब फिर भी हम जबरदस्ती करवाए देते हैं जैसे तैसे। तो इट मीन्स कि भाई हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं ना, और वो अपने में वो कह रहे हैं अरे इससे अच्छा तो आप 400-500 का केक ला रहे हो, इसकी बचत करो, कहीं पे काम आएगा, ये आएगा। और मेरे पापा जी तो भाई कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि क्यों हमें फिजूल खर्ची करनी है, समझ रहे हो? तो मतलब ये चीजों को लेकर जो ये कहानी आधारित है। तो ये है क्या, ये एक लंबी कहानी है, और आज समय कम इसलिए मैं छोटे में बताया हूं, कभी यात्रा करते हुए बता देंगे आपको आराम से, ठीक है? चलिए खैर, सरकारी पत्र से संबंधित कौन सा नहीं आता? प्रारूपण है, टिप्पण है, अर्धशासकीय है, लेकिन संवाद लेखन जो है वो सरकारी पत्राचार के रूप में जो है नहीं आता है। बताओ स्त्रियों, कौन सा स्त्रीलिंग आएगा? परीक्षा पक्का? परीक्षा लिखी जाती है, परीक्षा दी जाती है, परीक्षा दी जाता है, दी जाती है। वैसे ऐसे लॉजिक कभी लगाना मत, ये बहुत गंदा लॉजिक लगाया मैंने, लेकिन ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? लब्ध प्रतिष्ठ, ऑप्शन ए सही है। ये फटाफट वन लाइनर है, चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ साथियों। लो जी, ये एक अच्छा सवाल। अब भाई यहाँ थोड़ा सा इंजस्टिस हो जाती है गढ़वाल रीजन में रहने वाले लोगों के साथ, थोड़ी इंजस्टिस, लेकिन ये चलता है ना। कुछ ऐसे भी शब्दावलियां आती है पेपरों में जो गढ़वाल से आती है, तो वहां पे बेचारे जौनसारी और कुमाऊनी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हम हैं तो उत्तराखंडी पहाड़ी हैं, तो हमें एक दूसरे के कल्चर के शब्द, एक दूसरे के कल्चर के डांस, उनके खान पान पकवान, वो सब भी सीखना पड़ेगा, है ना जी? जरूर सीखना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि आपको पहले बताना है कि मौसी जी को क्या बोलते हैं? कैंज बोलते हैं, है ना? और महिला की भाई का बेटा क्या बोलते हैं? भद्या, भद्या। और अगर वो दिखने में सुंदर हो तो भद्दा क्यों बोलेंगे? ये भद्या है ना, भद्दा नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और माँ की बड़ी बहन जडेजा, है ना? रविंद्र जडेजा नहीं। और बहू बुआरी, तो ये बुआरी है। तो यानी ऑप्शन क्या बन रहे इसके? 2, 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4 और 1 कहाँ है कहीं? 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी विल बी द राइट आंसर। पुष्कर का पर्यायवाची क्या है? मुझे हेमलता घूर घूर के देख रही है कि सर ने तो पुष्कर लिखवाया था किसमें? कमल में। मैंने लिखवाया था। तो पुष्कर जो है वो कमल का भी है, वो तालाब का भी है। पुष्कर एक झील का नाम नहीं है? पुष्कर झील राजस्थान, याद आया? तो पुष्कर एक झील भी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के मुताबिक चलना पड़ेगा, तो आकाश का भी क्या होता है? सिनोनिम पुष्कर होता है। सो इट मींस कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कौन सा शब्द जो है वो स्मेल को नहीं दिखा रहा है, गंध बोधक को नहीं दिखा रहा है? कुमरान, ठीक है? किकरान, किकरान जब मम्मियां तो नहीं, मैं जलाता हूँ, सॉरी, जब मैं मिर्च ज्यादा डाल दूं, सब्जी जला दूं, तो क्या लगती है? कि खिकरान लगेगी, नहीं बोलते हमारे वहां खिकरान कहते हैं, किकरान भी नहीं, खिकरान लगेगी। तो खिकरान भी होता है। घियाण, घियाण आ गई है ना? और जो है घमाण, घमाण जो गंध बोधक नहीं आता है, ठीक है? तो घमाण नहीं है जी। अच्छा, भूडोल का मतलब क्या हो सकता है? जल जला, इसका राइट आंसर क्या है? जल जला, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है बल, बताओ जी, आप ही सुमेलित कर पाओगे? कंठ तालव्य कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं, एक एक करके बता रहे हो, यहां से बता रहे हो। आंसर दो इसका, कंठ तालु में कौन सा आएगा? दूसरा आएगा, मतलब ये सही है? आप श्योर हो? ठीक, हाँ, तो तब भी तो यही आ रहा है, ये दो तो एक ही जगह है ना, तभी यही आ रहा है, परेशान होते ही। तो कंठ प्लस तालु, पहले बताओ कंठ से कौन कौन से स्वर निकलते हैं? आ, ये तो निकल गए कंठ से, और तालु से ई। अब मिलाओ दोनों को जरा, अ प्लस ई मिलाओ, बोलो आई, आई, आई। तो ये क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कंठ तालु से निकल रहा है ना? अब जब ये मिल गया तो आंसर भाई इजी पड़ गया। तो दंत प्लस ओष्ठे से क्या बन रहा है? वाह। दंत में फिर से क्या आ जाएगा? अच्छा, ओष्ठे में क्या आता है? उ, उ। ओष्ठे में क्या है? उ, उ। ये जो है हमारे पास में ओष्ठे में है। और दंत में क्या था? दंत में कोई स्वर आता है? नहीं आता ना, तो इसको तो खैर कैसे करेंगे हम लोग, लेकिन ये वाह वाला से आ जाएगा। अनुनासिक माँ जो पंचमाक्षर है, और मूर्धन्य ट, कन्फर्म्ड है जी? चलो ठीक है, ऑप्शन लिख लो इसका, ये वाला सही है। और बढ़िया आओ जल्दी से। किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया, हो गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख, प्रासंगिक और छोटा लेख होना चाहिए, जो सचित्र भी हो। देखो यहाँ इसने लॉजिक खेल दिया, सचित्र भी होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? अब आप शायद कैप्शन ढूंढे थे, लेकिन कैप्शन में सचित्र नहीं हो सकता शायद, तो क्या आंसर आना चाहिए फिर इसका? फीचर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लिख दो। फीचर तो ठीक है, बट ये रुका क्यों? नए पैनल को मांग रहा है अब, इसको हो गया ना 4-5 साल हो गए शायद, 4-5 साल से ये चल रहा है।
पहले मैं इस पर क्लास नहीं पढ़ाता, पहले मूवी देखता था घर पे बड़ी, घर के लिए लिया था अपने रूम के लिए, फिर क्लास का चस्का चढ़ा तो फिर यहाँ ले आया। ठीक है चलिए आ जाओ जरा, लास्ट एक दो क्वेश्चंस पे आते हैं। बाहर वैसे बारिश हो रही है, अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? बैठे तो रहना, आप जाओगे बारिश में ही जाओगे? ठीक है, क्या चीज? इसका राइट आंसर क्या है? 94। कुमैया, सोरियाली, सीरियाली, गंगोई, अभी 2 दिन पहले बताया था, लेकिन वही जो मैं कह रहा था कि मैं इसका नहीं बता पाया आपको, क्या? ऑप्शन सी, यानी कि कुमैया बोली जाती है चंपावत क्षेत्र में, ठीक है। सोरियाली बोली जाती है आपके सीरा क्षेत्र में, सोरियाली तो बोल रहा हूँ मैं, ये सोर क्षेत्र में, ठीक है। सीरियाली हो गया सीरा, और गंगोई हो गया सरयू और रामगंगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही बन जाएगा। बाकी तो भाई आयोग पे भी डिपेंड रहेगा, बट हम अपने हिसाब से इतना मेहनत कर पाएंगे। इसका क्या बताओगे? और प्रेक्षक जो बोलेगा वो गलत जाएगा, फिर से बोलो। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहे हैं? अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो पहली बात तो ये पढ़ो कि गुण की अत्यंत समानता होनी चाहिए, तो गुण की समानता हमेशा रूपक में होती है। अब एक और चीज सुनो, तो फिर उत्प्रेक्षा में क्या था? देखो, उत्प्रेक्षा में उपमेय में ही उपमान के होने की संभावना होती थी, उसमें जो है गुण की अत्यंत समानता के बजाय संभावना होती है। तो जहां अगर ये पूछता कि उपमेय में ही उपमान की संभावना हो, तो वहां उत्प्रेक्षण हो सकता है। प्लस यहाँ पर जो है वो जो योजक चिन्हों का आता, योजक नहीं सॉरी, यहाँ पर जो चिन्ह आते हैं, जैसे हमने जनु जनहु ये सब पढ़े थे, मनु मनहु, लेकिन यहाँ पर रूपक बिल्कुल सही है कि जहां गुण की अत्यंत समानता हो। जैसे क्या बोला था आपने? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चंद्र खिलौना इसमें है रूपक, हाँ है ना, है कि नहीं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन है ना। देखो गुण की अत्यंत समानता है, राम रतन है, भले वो दो अलग अलग, लेकिन गुण की समानता है ना। वही कमल चरण बंदो हरिराई, है ना, चरण कमल बंदो हरिराई, तो लाइक दैट। वन औषधि में कौन सी संधि है? वृद्धि है ना। देखो औ की मात्रा, औ का मतलब क्या है? वृद्धि संधि में होगा। तो जहां पर भी औ और आई आई, तो वहां पर क्या होगा? वृद्धि संधि होगी, है ना। कई बार ये लॉजिक बता चुका हूं। गढ़वाली में असूज का मतलब अषाढ़ नहीं, अश्विन, अश्विन इसका राइट आंसर आएगा। जो हमारा सितंबर अक्टूबर वाला माह है ना, तो वो अश्विन मास है, और अश्विन मास के लिए आता है असूज का महीना, तो असूज इज अश्विन, नॉट आषाढ़। आषाढ़ को तो शायद हम आषाढ़ी बोलते हैं। और बाकी मार्गशीर्ष क्या होता है हमारे यहाँ? मंगसीर, पक्का, ठीक है। और बैशाख, बैशाख को बैशाखी बोलते हैं, बैशाख लागलू चैत बीती चालू, बस बैसाख का टाइम, बैसाखी भी होता है उसी समय, है ना। चलो कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? समुच्चय बोधक, बाकी सबको पता है। उदाहरण चिन्ह कैसे लिखते हैं पता है? कोष्टक, कोष्टक तो खैर ये लिखा ही है, तो ये क्या होता है? निर्देशक, डैश, जो डैश होता है ना, निर्देशक आ जाता है। खैर चलिए, जेठान में कौन सा प्रत्यय है ना? ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा था मुझे भी, क्योंकि हो सकता है कहीं इसका बी और डी में कंफ्यूजन भी हो जाए, लेकिन तब मैं थोड़ा इसको, क्योंकि जेठान आपको किसी बुक में तो मिलेगा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा हिंदी को अपना बताने का प्रयास किया था कि जैसे हम जेठानी लिखते हैं, तो जेठानी का हम लोग क्या बनाते हैं? जेठ धन आनी, अनी तो नहीं बनाते, आनी लिखते हैं ना, जेठ धन आनी जेठानी। तो वैसे देखो, जैसे जेठान है तो मूल क्या है इसमें? जेठ है, प्लस अब जैसे जेठान, जैसे ये होता ना जेठान, तो जेठान में भी आन आ रहा था ना, आनी आ रहा था, तो वैसे यहाँ पर जो है या तो जेठान में जो है आना आना चाहिए था, तो वो तो है नहीं कहीं ऑप्शन, तो ये आन आ सकता है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं यहाँ पर थोड़ा 70-30 वाला डाउट दे रहा हूँ, मैं 70% इस पे जाऊंगा, 30 इस पे। आयोग थोड़ा कर सकता है इसको ना, लेकिन आई थिंक ऑप्शन इसका डी ही हमें लिखने लेना चाहिए। 100 का राइट आंसर होना चाहिए आपका, आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, जैसे आप करते हो। एक फूलों की माला ले आइए, ये सही नहीं है। एक फूलों की माला, एक तो फूल होता है, एक फूलों नहीं होता, है ना। फूलों की एक माला ले आइए, उल्टा होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य सफलता की प्राप्ति होना चाहिए, है ना, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठंडा फ्रिज का पानी लाओ, फ्रिज ठंडा या ठंडे का मतलब फ्रिज का ठंडा पानी? ठंडे फ्रिज का पानी नहीं, फ्रिज तो ठंडा ही होता है, इसलिए उसका नाम है। तो जो है फ्रिज का ठंडा पानी पिलाइए, ऐसा हो सकता था, है ना। चलिए खैर अभी इतना ही रखते हैं, अब आप मुझे चाय पिलाइए, मैं निकलता हूँ आज के लिए।
ये वाला एक छोटा क्वेश्चन पेपर था आपका, लेकिन साथ में प्रॉब्लम इज दैट कि आपका सैटरडे वाला टेस्ट पेपर भी एक्सप्लेन नहीं हुआ है ना? करवा दूं अभी 1 घंटा और, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में कल।